अनबायस्डनेस होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या कोई एस्टिमेटर, ठीक है, अगर मैं किसी एस्टिमेटर की बात करूं तो क्या कोई एस्टिमेटर ऐसा रहेगा, राइट, क्या कोई एस्टिमेटर ऐसा रह सकता है कि जो ऑन एन एवरेज आपको गलत रिजल्ट दे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यस। कब रहेगा, जब वो बायस्ड रहेगा। तो इसको रिमूव कैसे करना है या इसको अवॉइड कैसे करना है वो हम यहाँ देखेंगे। और एस्टिमेटर का मतलब मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन में उसके लिंक देके रखी है। तो ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कि व्हाट मेक ए गुड एस्टिमेटर। तो सबसे बड़ी चीज आएगी कि गुड एस्टिमेटर होता क्या है और कैसे बनता है। तो वो सिंपल सा लॉजिक है कि जो प्रॉपर्टीज है गुड एस्टिमेटर की वो अनबायस्डनेस, इफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी और सफिशिएंसी है। अब गुड एस्टिमेटर होता क्या है, तो देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी हमारे पास पॉपुलेशन देके रखी है, जो भी हमारे पास पॉपुलेशन देके रखी है, ठीक है, इस पॉपुलेशन का कुछ ना कुछ साइज होगा, मीन है ना होगा, या मीडियन होगा, या इस पॉपुलेशन का कुछ ना कुछ वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। तो वो सारी चीजें कहलाती है हमारी पैरामीटर, ठीक है। वैसे इस पॉपुलेशन में से अगर मैंने कोई सैंपल्स लिया है ना, एक सैंपल मान लेते हैं हमने लिया, तो इस सैंपल का भी कुछ ना कुछ मीन होगा, साइज होगा, सैंपल का वेरिएंस होगा, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्टैटिस्टिक, या इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटर। अब हमें करना क्या है कि सैंपल स्टेट्स की बेसिस पे हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टिमेशन। ओके, ये मैं बता चुका था। अब यहाँ पे काम की चीज क्या है कि मैं पॉपुलेशन से केवल एक सैंपल नहीं लूंगा, मैं पॉपुलेशन से बहुत सारे अलग अलग सैंपल लेते जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन से मैंने सैंपल नंबर 1 लिया, इस पॉपुलेशन से मैंने सैंपल नंबर 2 लिया, इस पॉपुलेशन से मैंने सैंपल नंबर 3 लिया, ऐसे मैंने इस पॉपुलेशन से बहुत सारे सैंपल लिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है, ठीक है, इसको एस्टिमेट करने के लिए सैंपल नंबर 1 का जो एस्टिमेटर है, सैंपल नंबर 1 है, वो बोल रहा है मैं इसको अच्छे से एस्टिमेट कर सकता हूँ। सैंपल 2 बोल रहा है मैं अच्छे से एस्टिमेट करता हूँ। सैंपल 3 बोल रहा है मैं इसको अच्छे से एस्टिमेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो अलग अलग सैंपल है वो क्या बोल रहे हैं, मैं पॉपुलेशन पैरामीटर को अच्छे से एस्टिमेट कर सकता हूँ, राइट। बट कौन सा एस्टिमेटर गुड रहेगा, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि जो भी मैं एस्टिमेटर लूंगा कौन सा गुड रहेगा। उसके लिए जो एस्टिमेटर गुड रहेगा वो ये चारों प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। मतलब अनबायस्डनेस, इफिशिएंसी, सफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी। अब ये अनबायस्डनेस होता क्या है, अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबायस्डनेस। तो देखिए बहुत सिंपल सा लिखा हुआ डेफिनेशन, बहुत सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल अगर थीटा कैप क्या है, एस्टिमेटर है, तो थीटा कैप का मतलब हो गया एस्टिमेटर। अब एस्टिमेटर बोला कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, सैंपल का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला थीटा, तो थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, पैरामीटर बोला मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का फंक्शन होगा, ठीक है। पॉपुलेशन का मीन हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है, ठीक। अब किसी एस्टिमेटर थीटा कैप को आप क्या बोलोगे, अनबायस्ड एस्टिमेटर बोलोगे। कब बोलोगे, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप किसके बराबर रहेगी, थीटा के बराबर रहेगी। कहने का मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है किसकी, एस्टिमेटर की, वो रहेगी किसके बराबर, पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर। सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं बात करूं सैंपल फंक्शन की, तो सैंपल फंक्शन एस्टिमेटर में बोल दो सैंपल मीन, ठीक है। अब जो सैंपल मीन है, एक्स बार मतलब सैंपल मीन हो गया, वो किसका अनबायस्ड एस्टिमेटर रहेगा, पॉपुलेशन मीन, जिसको हम क्या बोलते हैं म्यू, इसका क्या रहेगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा अपन प्रूफ देखेंगे आगे। फिर उसके बाद इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि अगर सपोज करो, अगर ऐसा हो जाए कि जो अपना जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है थीटा कैप, ठीक है, वो किससे बड़ा आ जाए, थीटा से बड़ा हो जाए, तो क्या होगा। या ऐसा हो जाए कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है थीटा कैप की, वो अगर थीटा से छोटा आ जाए तो क्या होगा। तो ये वो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप बड़ी आ गई थीटा से, मतलब जो हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसकी वैल्यू थीटा से बड़ी आ गई है ना, हमने जो एस्टिमेट है वो ज्यादा कर लिया, इसका मतलब ये कैसा रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिवली, ठीक है। ये हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड, ओके, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। वैसे अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप छोटी रहेगी थीटा से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो एस्टिमेटर है वो नेगेटिवली स्क्यूड रहेगा, ठीक। अब एक और चीज यहां पे कंसेप्ट आता है, बायस का मतलब क्या होता है। तो देखिए बायस का मतलब अगर मैं देखूं होता क्या है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बायस का मतलब क्या होता है। तो देखिए बायस का मतलब क्या होगा कि जब दोनों, मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर है वो पैरामीटर के बराबर नहीं रहेगी, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, दैट इज बायस। कहने का मतलब है कि अगर मैं एस्टिमेटर और पैरामीटर के बीच में डिफरेंस निकालूंगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बायस बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है मेरा बायस।
तो बायस एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर और पैरामीटर के बीच में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, वो हो जाएगा मेरा बायस एस्टिमेटर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, तो पहला न्यूमेरिकल क्या बोला है कि अगर टी क्या रहेगा हमारा, अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसका, पैरामीटर थीटा का, तो हमें क्या शो करना है कि जो टी स्क्वायर है वो क्या रहेगा यहाँ पे बायस्ड एस्टिमेटर रहेगा किसका, थीटा स्क्वायर का। तो वो सिंपल तरीके से हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देख रखा है, क्या गिवन है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन है क्या, तो क्या गिवन है भैया आपको, टी अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का। तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि अगर टी अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो टी क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इक्वल्स टू थीटा। रिमेंबर करना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इक्वल्स टू पैरामीटर, जो लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी किसके बराबर होगी, थीटा के बराबर। ये आपको गिवन हो गया, इसको तो इक्वेशन नंबर 1। प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है, शो दैट, आपको शो करना है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर है बायस एस्टिमेटर थीटा स्क्वायर का, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए वो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर आएगा तो आपको वेरिएंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन याद रखना रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं वेरिएंस का फॉर्मूला देखूं एक्स की टर्म में क्या होता है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स अगर मैं देखूं तो वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मेरा फॉर्मूला जिसका वेरिएंस का इन टर्म ऑफ एक्स। बट यहां पे मेरे पास एक्स नहीं है, मेरे पास क्या है यहाँ पे एस्टिमेटर क्या है, टी है, तो मैं x की जगह t रख दूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या रखेंगे हम, देयरफॉर जो वेरिएंस ऑफ t रहेगा वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर, राइट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से मैं किसकी वैल्यू रख दूंगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी की वैल्यू पुट अप कर दूंगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी कितना है, यहाँ पे थीटा आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, थीटा रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ टी दैट विल बी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। ये मैंने कहां से रखा, इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये जो थीटा स्क्वायर इसको अदर साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हम लोगों के पास कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर है वो हो जाएगा यहाँ पे थीटा स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ टी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर है वो थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं है, उसके साथ एक वेरिएंस वाली टर्म भी आ रही है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर भी आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या रहेगा कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर है वो थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर है वो थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा थीटा स्क्वायर का। ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। ठीक, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं यहाँ पे क्या दे के रखा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या दे के रखा है यहाँ पे, बहुत सिंपल से तरीके से कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया है यहाँ पे, यस, कि x1 x2 xn का यहाँ पर रैंडम सैंपल लेकर रखे हमने, किससे लिया, किसी नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो हमें शो क्या करना, नॉर्मल पॉपुलेशन का दिए, मीन दिया है म्यू और वेरिएंस कितना दिया, उसको 1 देके रखा है। तो हमें शो क्या करना है, t इक्वल्स टू 1/n टोटल ऑफ xi स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, मुझे ये शो करना है। तो देखिए वो सिंपल तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है। तो देखिए मुझे क्या देकर रखा है कि जो x1 x2 अप टू xn है, ठीक है, वो रैंडम सैंपल है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो हम क्या लिखेंगे, x1 x2 xn बिलोंग्स टू नॉर्मल पॉपुलेशन और इन सभी का मीन कितना म्यू है और वेरिएंस कितना है 1 आ रहा है। कहने का मतलब इसको आप इस तरीके से समझिए कि भैया ये एक मेरी पॉपुलेशन है नॉर्मल, ठीक है, ये मेरी पॉपुलेशन है नॉर्मल और इसमें मीन कितना आ रहा है, म्यू आ रहा है और वेरिएंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये हो गया मीन और ये 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इनमें से बहुत सारे अलग अलग सैंपल लिए, मैंने यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे सैंपल लिए। तो मैंने यहाँ पे सैंपल नंबर 1 लिया, ऐसे मैंने सैंपल नंबर 2 लिया, ऐसे मैंने सैंपल नंबर n ले लिया। ठीक है, ऐसे मैंने सैंपल नंबर यहाँ पे n ले लिया। ठीक, अब जो पहला सैंपल है वो इसी पॉपुलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो पहले सैंपल का मीन कितना हो जाएगा, पहले सैंपल का मीन भी हम कितना मान लेंगे, म्यू मान लेंगे, सेकंड का मीन भी म्यू आ जाएगा, थर्ड का मीन भी म्यू आ जाएगा। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं xi है ना, जितने भी x1 x2 xn है वो नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं विथ मीन म्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और वेरिएंस 1। ठीक, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi है इसका मतलब वो म्यू के बराबर हो गई और जो वेरिएंस ऑफ xi है वो किसके बराबर हो जाएगा,
जो वेरिएंस ऑफ एक्स आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स आई हो जाएगा यहाँ पे 1 के बराबर। अब देखो समझने वाली बात क्या है, ये चीज तो हो गई मेरे पास, है ना। अब मुझे प्रूफ करना क्या है, मुझे ये प्रूफ करना है कि जो t है, t इक्वल्स टू 1/n टोटल ऑफ एक्स आई स्क्वायर, है ना, जहां पे i कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से लेके n तक। ये क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है, किसका, म्यू स्क्वायर प्लस 1 का। तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t है, ठीक है, अगर मैं इस पूरे का एक्सपेक्टेशन निकालूं, कहने का मतलब है ना, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, म्यू स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आना चाहिए। ये मुझे शो करना है, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। क्लियर। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारा लॉजिक वही रहेगा सिंपल सा प्रूफ करने का, कि सबसे पहले हम वेरिएंस का फॉर्मूला है वो देख लेंगे क्या होता है। तो भैया मुझे बताओगे आप वेरिएंस ऑफ एक्स आई, मैंने भी बताया था आपको कि अगर मैं वेरिएंस ऑफ एक्स आई निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आई सैंपल दे के रखे ना 1 से लेके n तक, तो एक्सपेक्टेशन की टर्म में जब भी आप अनबायस्डनेस प्रूफ करो, ध्यान रखना है कि आपको वेरिएंस ऑफ एक्स आई का फॉर्मूला तो लगाना ही है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। ओके, ये होगा मेरा वेरिएंस ऑफ एक्स आई का फॉर्मूला। अब देखो वेरिएंस ऑफ एक्स आई कितना दिया इक्वेशन नंबर 1 से, ये तो हो जाएगा 1, सीधे लिख दो 1, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई कितना दिया, यहाँ पे म्यू दे के रखा है, तो यहाँ म्यू लिखा, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं म्यू स्क्वायर को अदर साइड ले गया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर प्लस 1। आपने क्या करा, म्यू स्क्वायर को उठा के अदर साइड ले गए, ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ जो एक्स आई स्क्वायर था वो कितना हो गया, यहाँ पे म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब देखो मुझे करना क्या रहेगा, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मुझे जो प्रूफ करना है, मैं उसमें लेके चलूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसको मैं स्टार इक्वेशन नाम दे देता हूं। तो इस स्टार इक्वेशन का मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा, राइट हैंड साइड प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, तो हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसको इस स्टार इक्वेशन से, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, कहने का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/n, फिर यहां पे क्या आ रहा है, टोटल ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, आई असाइन 1 to n। क्लियर, ये चीज आ रही है, क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल्स टू, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, राइट इस साइड का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल्स टू, अब जब मैं एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जाऊंगा तो 1/n तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टोटल ऑफ क्या रहेगा, आई असाइन 1 to n, और ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर होगा इस तरीके से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा वेरिएबल पे लगेगा। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 से कितना आ रहा है, म्यू स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे कि भैया जो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी है वो हो जाएगा 1/n, ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल ऑफ आई असाइन 1 to n, और यहाँ पे हो जाएगा ये म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे एक चीज बताइए कि म्यू स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं n टाइम जोड़ूंगा, सॉरी, अगर मैं म्यू स्क्वायर प्लस 1 को n टाइम ऐड करूंगा, जोड़ूंगा, तो क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा वो 1/n टाइम्स, ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में n इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1 होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, n से n कैंसल आउट हो जाएगा। अब जब n से n कैंसल होगा तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ t रहेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1 के। और मुझे यही प्रूफ करना था कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ t है वो किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे म्यू स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आ रहा है। तो ये हो गया मेरा प्रूफ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में जो हमें देके रखा था उसी चीज को अगर आप देखें यहाँ पे कि प्रूफ कैसे करना है, तो बहुत सिंपल तरीका है प्रूफ करने का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया था कि t इक्वल्स टू 1/n टोटल ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे यहाँ पे ये प्रूफ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या देके रखा हमें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको देके रखा कि अगर x1 x2 xn क्या रहेगा, यहाँ पे रैंडम सैंपल रहेगा, किसी से लिया हमने, बर्नौली पॉपुलेशन से लिया है, ठीक है। क्या वैल्यू ले रहा है वो, 1 या 0 वैल्यू ले रहा है, 1 0 ले रहा है, इसका मतलब पॉपुलेशन कैसे जाएगी, मेरी बर्नौली पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ पे कि यस कि 1 और 0 वैल्यू ले रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, थीटा और 1 माइनस थीटा आ रही है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में ये लिख दो आप, तो बहुत सिंपल लॉजिक है कि भैया गिवन क्या दिया है। तो इसको शॉर्ट में लिखता हूं कि जो एक्स आई है वो फॉलो कर रहा है बर्नौली, ठीक है,
बर्नौली पॉपुलेशन, ठीक है। अब बर्नौली पॉपुलेशन फॉलो कर रहा है तो ध्यान क्या रखना है आपको, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यस, ये फॉलो कर रहा है बर्नौली पॉपुलेशन, ठीक। अब आपको कितना दिया इसका मीन, तो वो देख लो आप, तो भैया पैरामीटर कितना रहेगा यहाँ पे, वो थीटा दे के रखा है, ठीक है, बर्नौली पॉपुलेशन में। अब लॉजिक क्या रहेगा यहाँ पे, मीन तो अपना थीटा हो जाएगा, ठीक है, और सैंपल साइज यहाँ पे 1 हो जाएगा। बट अगर मैं इसको n टाइम रिपीट करूंगा, इसका सम करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं नाम देता हूँ वेरिएबल t, और जब मैं इसका सम करूंगा i असाइन 1 से लेके n तक, तो ये फॉलो करेगा किसको, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, और जिसका मीन रहेगा थीटा, ठीक है, और वेरिएंस कितना हो जाएगा, सॉरी मीन वेरिएंस नहीं आएगा यहाँ पे, तो जब मैं t इक्वल्स टू टोटल ऑफ i असाइन 1 to n xi करूंगा, तो ये फॉलो करेगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को विथ पैरामीटर n कॉमा थीटा। यहाँ पे हमारा पैरामीटर 1 रहेगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है 1 कॉमा थीटा रहेगा, क्योंकि बर्नौली में केवल एक ही ट्रायल होता है, और उसी को हम कितनी बार रिपीट करेंगे, अगर n टाइम रिपीट करेंगे तो हो जाएगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अगर ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है t, तो कोई मुझे इसका मीन बता सकता है क्या हो जाएगा, तो भैया एक्सपेक्टेशन ऑफ t कितना हो जाएगा। बायनोमियल का मीन कितना होता है, अगर पैरामीटर n और थीटा है ना, यहाँ पे p की जगह थीटा है, तो n इंटू पी होता है, यहाँ पे थीटा है, तो कितना हो जाएगा मीन, n इंटू थीटा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो है हमारे चैनल पे, मैंने उसके लिंक आई बटन में देखे रखी है, आप जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, मजा आएगा। और वेरिएंस की बात करूं तो वेरिएंस ऑफ टी कितना होता है भैया, जो बायनोमियल का अगर मैं बात करूं कि बायनोमियल का वेरिएंस कितना होता है, तो वो होता है एन पी क्यू, ठीक है। तो पी की जगह थीटा देके रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा, क्योंकि हम बेसिकली क्या लिखते हैं, अगर n और p पैरामीटर है बायनोमियल के, तो हम लिखते हैं n p और q, q का मतलब 1 माइनस p, तो यहाँ 1 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमको देके रखा है मीन और वेरिएंस, इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है, तो मुझे प्रूफ करना है कि टोटल ऑफ xi इंटू टोटल ऑफ xi माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। तो जो प्रूफ करना वो हम लिख लेते हैं, तो प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि टोटल ऑफ xi देन ब्रैकेट में टोटल ऑफ xi माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा, थीटा स्क्वायर। कब आएगा, जब मैं इसका एक्सपेक्टेशन ले लूंगा, ठीक है, मुझे अनबायसनेस प्रूफ करना है, ठीक। तो ये तो मुझे प्रूफ करने का है। अब देखो ये मुझे अगर प्रूफ करना है तो इसको अपन लोग क्या करते हैं, यस, अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ठीक। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लो, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आपको ट्रिक क्या लगानी है, सेम लॉजिक लगाना है कि जहां पे टोटल ऑफ xi वहां पे t रख देना है, ठीक है, क्योंकि अपन बार बार xi नहीं लिखेंगे तो अपन t रख देंगे। तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन का लिया लेफ्ट हैंड साइड, आप नाम दे सकते हो इस इक्वेशन को, तो क्या लिखेंगे, मैं t लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो टोटल ऑफ xi की जगह आपको t लिखना है, तो आपने लिखा t एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस 1, ठीक है, और डिवीजन में क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आएगी यहाँ पे सारी चीज। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या करेंगे, ये t का अंदर इंटू कर दो, और अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन लूंगा तो ध्यान क्या रखना है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूं, यस। तो अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन लूंगा तो आपको ध्यान क्या रखना रहेगा यहाँ पे कि ये t का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन n माइनस 1 बाहर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 1 अपॉन n माइनस 1 को आपको बाहर लिखना है, और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ये t को अंदर मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा, ये t स्क्वायर माइनस t, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप लोग कि 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेशन अंदर लो, तो क्या होगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ t। अब आप बोलोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ t तो मुझे पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ t होता है n थीटा, बट मुझे क्या नहीं पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर मुझे नहीं पता है। अब वो मुझे नहीं पता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मिनट एक्सपेक्टेशन ऑफ, पहले क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि भैया एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर कैसे निकालना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि सिंस हमें क्या पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला फिर से ले आओ, तो वेरिएंस ऑफ t कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ t का होल स्क्वायर होगा, इस तरीके से वेरिएंस का फॉर्मूला।
अब देखो क्या करना है, वेरिएंस ऑफ टी आपको देके रखा है ना, एन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, तो आपने वेरिएंस ऑफ टी लिख दिया एन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर तो निकालना ही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर देन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कितना देके रखा है आपको, एन थीटा देके रखा है, तो ये हो जाएगा एन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 से लिखा है मैंने दोनों चीजें। अब आपको क्या करना है, एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर को अदर साइड ले जाओ और इसका एन थीटा का दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा एन थीटा माइनस एन थीटा स्क्वायर, और ये एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर का आप अदर साइड ले गए तो यहाँ माइनस है, लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना रहेगा, ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर है इसको वैल्यू को यहां रखना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर को यहां उठा के रखना है। ठीक, अब इसको हम यहां पुटअप करेंगे तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक, तो अब क्या आएगा यहाँ पे ब्रैकेट में एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के रख दो पूरी की पूरी, एन थीटा माइनस एन थीटा स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी है, तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या वैल्यू इसकी एन थीटा है, तो ये लिखोगे माइनस का एन थीटा। ठीक है, अब ये माइनस का एन थीटा प्लस का एन थीटा कैंसिल हो गया है, और ये एन थीटा स्क्वायर कितना बचेगा प्लस का एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम कुछ कॉमन निकाल के देखते क्या बचेगा, 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक, अब मैंने क्या करा यहाँ से जो प्लस वाली टर्म उसको आगे लिख दिया, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस एन थीटा स्क्वायर, केवल अरेंज करा है ना, इसको आगे लिखा है इसको बाद में लिखा है। ठीक, अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, तो आप यहाँ पे अगर देखें तो कॉमन क्या निकल रहा है, तो कॉमन क्या निकल रहा है इसमें से अगर हम देखें तो सोचो जल्दी, यस कॉमन निकल रहा है यहाँ पे एन थीटा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे निकल रहा है कॉमन एन थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अपन या तो एन थीटा स्क्वायर कॉमन निकाल दो या डायरेक्ट क्या कर लो थीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो थीटा स्क्वायर अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एन आएगा, और अगर मैं यही वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर की एन स्क्वायर माइनस एन मल्टीप्लाई में थीटा स्क्वायर, ऊपर भी कितना है एन स्क्वायर माइनस एन है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे थीटा स्क्वायर। और अगर मैं देखूंगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी तो यहाँ पे अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इंटू टी माइनस 1 टोटल ऑफ एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1। ठीक है, जो कि हमारा क्या था टोटल ऑफ एक्स आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन इंटू एन माइनस 1। ठीक है, तो वो आ गया थीटा स्क्वायर राइट हैंड साइड के बराबर जो हमें प्रूफ करना था। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टोटल ऑफ एक्स आई देन इन द ब्रैकेट टोटल ऑफ एक्स आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन इंटू एन माइनस 1। ठीक है, ये आ गया इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर जो हमारी राइट हैंड साइड थी, और इसी के साथ हमारा ये क्या हो गया प्रूफ। एफिशिएंसी का जो कंसेप्ट है वो हम बहुत ही अच्छे एग्जांपल से देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको देखिए दो मैंने डायग्राम्स बना के रखे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है सबसे पहले कि एफिशिएंसी का कंसेप्ट समझने के लिए हम समझते हैं सिंपल सा कंसेप्ट कि यहाँ पे दो आर्चर है ना, दोनों आर्चर क्या कर रहे हैं बुलसेआई को हिट कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जो डायग्राम नंबर 1 है ना, जो डायग्राम नंबर 1 है और ये हमारा डायग्राम नंबर 2 है, तो जो हमारा डायग्राम नंबर 1 है उसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि जो आर्चर है वो बुलसेआई को कनेक्ट कर रहा है, बट उसके जो एरो है वो क्या हो रहा है राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सब जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो आर्चर है वो क्या कर रहा है टारगेट पे हिट कर रहा है। ठीक है, जिसके जो एरो जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं टारगेट पे सीधे हिट कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे समझू कंसेप्ट तो क्या कंसेप्ट रहेगा, जो पहला आर्चर है ठीक है इसके शूटिंग में क्या है यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, इसकी शूटिंग में क्या आ रहा है यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है। सेकंड आर्चर है इसकी शूटिंग में क्या हो रहा है नो वेरिएशन, इसकी शूटिंग में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है क्योंकि इसके सारी वैल्यू क्या कर रही है टारगेट पे हिट कर रही है, राइट। तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है ना, या आप बोल सकते हैं कम वेरिएशन आ रहा है। अब इसको मैं एक से समझू कि ये जितने भी एरो राइट लेफ्ट जा रहे हैं तो इसको अगर मैं अब कंसेप्ट में लेके आऊँ एस्टिमेशन थ्योरी के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये अनबायस्ड तो हो सकता है, मे बी अनबायस्ड।
ठीक है, कि कुछ एरो तो इसके हिट हो रहे हैं, बाकी सभी उधर जा रहे हैं, तो अनबायस तो हो सकता है ये, है ना, कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आ जाएगी। बट आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे अनबायस रहेगा, बट इसमें जो वेरिएंस है वो कैसा रहेगा, यहाँ पे हाई रहेगा। ठीक है, जो वेरिएशन रहेगा वो हाई रहेगा। ठीक, दूसरे वाले केस में अनबायस तो रहेगा ये, ठीक है, अनबायस तो रहेगा, बट इसमें जो वेरिएंस है वो कैसा रहेगा, यहाँ पे लो रहेगा। यहाँ पे वेरिएंस कैसा रहेगा, लो रहेगा। अब इसका कंसेप्ट क्या रहेगा, बहुत सिंपल है। तो अगर आप मेरी जगह होते तो आप कौन से आर्चर को इफिशिएंट मानते? ठीक है, आर्चर 1 या आर्चर 2? सोचिए। यस, जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हैं कि जो आर्चर 2 है वो क्या रहेगा, यहाँ पे ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसके जो भी एरो है वो सारे क्या हो रहे, बुलसाई पे हिट कर रहे, टारगेट को प्रॉपर तरीके से हिट कर रहे हैं ना, इधर उधर मूव नहीं कर रहे ज्यादा, तो इसमें वेरिएशन कम है। ठीक, और ये अनबायस भी हैगा। ठीक, तो कंसेप्ट क्या रहेगा यहाँ पे एफिशिएंसी का? सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपका एस्टिमेटर जो है अगर अनबायस रहेगा और कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करना। तो एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एस्टिमेटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका वेरिएंस क्या आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है। तो हमारे केस में जो आर्चर 2 है वो क्या रहेगा, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। ठीक है, ये जो आर्चर 2 है ये रहेगा एफिशिएंट। क्यों रहेगा? क्योंकि इसकी शूटिंग में जो वेरिएंस है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, लेस आ रहा है, राइट। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एफिशिएंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल लिखा है कि सपोज कीजिए θ1 कैप और θ2 कैप क्या है, यहाँ पे दो एस्टिमेटर है। ठीक है, जो θ1 कैप है और θ2 कैप है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो एस्टिमेटर है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है। किसके? पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा के। तो थीटा क्या हो गया, यहाँ पे पैरामीटर हो गया, और दो एस्टिमेटर हो गए अपने θ1 कैप और θ2 कैप। ठीक है, तो जो एस्टिमेटर का वेरिएंस क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा, वो एस्टिमेटर क्या रहेगा, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। जो मैंने आपको अभी बुलसाई वाला एग्जांपल दिया था, राइट। तो हमने क्या करा यहाँ पे, तो एफिशिएंसी एस्टिमेटर अगर आपको प्रूफ करना है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों एस्टिमेटर क्या होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक, दूसरा, जिस भी एस्टिमेटर का वेरिएंस कम रहेगा, आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना रहेगा, जिस भी एस्टिमेटर का वेरिएंस कम रहेगा तो वो क्या रहेगा, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो हमारे एग्जांपल में से मैंने यहां लिख दिया कि सपोज करो वेरिएंस ऑफ θ1 अगर वेरिएंस ऑफ θ2 से कैसा है, छोटा आ रहा है, मतलब वेरिएंस ऑफ θ1 कैसा आ रहा है, यहाँ पे लेस आ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे θ1 कैप जो एस्टिमेटर वो क्या रहेगा, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसका वेरिएंस कम आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि θ2 कैप का वेरिएंस कैसा आ जाए, लेस आ जाए, किससे, वेरिएंस ऑफ θ1 कैप से। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो θ2 कैप है वो क्या रहेगा, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन एफिशिएंट एस्टिमेटर की। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना, बहुत सारे एस्टिमेटर है, सारे के सारे अनबायस्ड है, सारे के सारे कंसिस्टेंट है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कौन सा एस्टिमेटर सिलेक्ट करें, कौन सा एस्टिमेटर बेस्ट रहेगा। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, एफिशिएंसी निकालोगे। उस केस में आप वेरिएंस फाइंड आउट करोगे एस्टिमेटर का, और जिस भी एस्टिमेटर का वेरिएंस कम रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो इसको मैं एक न्यूमेरिकल के तो समझाता हूं कि कभी कभी ऐसा हो जाए कि एस्टिमेटर आपका अनबायस्ड भी हो, कंसिस्टेंट भी हो, तो उस केस में एफिशिएंसी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम एक एग्जांपल वो देखेंगे, फिर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी इसमें सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो ये हमारा एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपको x1 x2 xn क्या देख रखा है, यहाँ पे x1 x2 xn आपको यहाँ पे x1 x2 xn आपको रैंडम सैंपल दिया किसी नॉर्मल पॉपुलेशन से, जिसका मीन म्यू है, वेरिएंस कितना रहा आपका, सिग्मा स्क्वायर आ रहा है, राइट। और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर नोन है, जो वेरिएंस है वो आपको नोन है। अब यहाँ पे हमारे दो एस्टिमेटर है। पहला एस्टिमेटर कौन सा हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो जो पहला एस्टिमेटर है वो कौन सा हो गया, मेरा पहला एस्टिमेटर हो गया सैंपल मीन, ये पहला एस्टिमेटर हो गया। दूसरा एस्टिमेटर हो गया सैंपल का मीडियन। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कीजिए दोनों अनबायस्ड और कंसिस्टेंट है। मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि दोनों एस्टिमेटर अनबायस्ड और कंसिस्टेंट है, और आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा एस्टिमेटर बेस्ट रहेगा, किसके लिए, पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो हम वो देख रहे हैं। तो कंसेप्ट क्या रहेगा, अनबायस्डनेस कंसिस्टेंट दोनों है। अब मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं कैसे है। ठीक है, तो हम सिंपल सा एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं सैंपल मीन की बात कर रहा हूं। मैं पहला एस्टिमेटर क्या ले रहा हूं सॉल्यूशन में, मैं सैंपल मीन की बात कर रहा हूं। मैं यहां पे सैंपल मीन की बात कर रहा हूं। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सैंपल मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर है। पहले मुझे ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट में क्या प्रूफ करूंगा, यहाँ पे जो सैंपल मीन है वो कैसा है, यहाँ पे अनबायस्ड है। ठीक है, अनबायस्ड है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप लोग क्या करोगे यहाँ पे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकालोगे, है ना, वो म्यू के बराबर आना चाहिए, पॉपुलेशन मीन के बराबर आना चाहिए। अच्छा, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मुझे पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ये हो जाएगा टोटल ऑफ एक्स आई
आई असाइन 1 to n, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, ठीक। अब जो 1/n है वो एक्सपेक्टेशन के बाहर चले जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन, और सबमिशन के अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे आई असाइन 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या आएगा xi। अभी जितने भी रैंडम सैंपल हमने लिए वो सारे के सारे नॉर्मल पॉपुलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या रहेगा, अगर ये सारे के सारे नॉर्मल पॉपुलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या रहेगा, जो भी अपना सैंपल है xi, ठीक है, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन से। मीन म्यू है, वेरिएंस कितना है, सिग्मा स्क्वायर है। कहने का मतलब है कि जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी xi की वो रहेगी म्यू, और जो भी वेरिएंस आएगा xi का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब इस केस में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जो वेरिएंस ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे म्यू हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे सैंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ आई असाइन 1 to n, और ये हो जाएगा म्यू। अब मैं म्यू को n टाइम जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, n टाइम म्यू हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/n टाइम्स n इंटू म्यू, तो n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आ गई, हमारी म्यू आ गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार है वो किसके बराबर आ गया, यहाँ पे म्यू के बराबर आ गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि जो सैंपल मीन है, ठीक है, जो सैंपल मीन है वो क्या हो गया, यहाँ पे अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया है किसका, पॉपुलेशन मीन का। तो इसको अपन लिख भी देते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि जो सैंपल मीन वो क्या है, इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। किसका है एस्टिमेटर, ये पॉपुलेशन मीन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, अब मुझे प्रूफ करना है कि ये कंसिस्टेंट भी है ना, सैंपल मीन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी है, तो उसके लिए मुझे वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो जो वेरिएंस ऑफ x बार है, कैसे फाइंड करेंगे वेरिएंस ऑफ x बार, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। वेरिएंस ऑफ, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सेम कंसेप्ट, टोटल ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, और i असाइन 1 to n आएगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे 1/n को जब मैं बाहर लिखूंगा तो वो कितना आ जाएगा, जब मैं 1/n को बाहर लिखूंगा तो वो यहाँ पे आएगा, यस, तो वो यहाँ पे कितना आएगा 1/n स्क्वायर, ठीक है, और टोटल ऑफ आई असाइन 1 to n, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे वेरिएंस ऑफ xi, ठीक। वेरिएंस की प्रॉपर्टी होती है ना, वेरिएंस की प्रॉपर्टी होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो वेरिएंस ऑफ ax रहता है वो कितना होता है, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होता है, ठीक है। तो जो वेरिएंस ऑफ x रहेगा वो a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होगा। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ टोटल ऑफ xi बाय n, तो 1/n कांस्टेंट है, बाहर जाएगा तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ xi की जगह आप क्या लिख दोगे, अभी हमने देखा था कि जो वेरिएंस ऑफ xi है, ठीक है, वो फॉलो करा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉन वेरिएंस है, तो कितना जाएगा यहाँ पे वेरिएंस ऑफ xi सिग्मा स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो वेरिएंस ऑफ xi है वहां सब जगह क्या लिख दोगे, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1/n स्क्वायर, ठीक, और ये हो जाएगा टोटल ऑफ आई असाइन 1 to n, और ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। अब वापस से मैं सिग्मा स्क्वायर को ऐड करूंगा 1 से लेके n तक, तो ये कितना हो जाएगा 1/n स्क्वायर टाइम्स n इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो आप n से n को कैंसिल कर देना, तो यहाँ कितना बचेगा, वेरिएंस ऑफ x बार सिग्मा स्क्वायर बाय n, तो ये हो जाएगा हमारा वेरिएंस ऑफ x बार, है ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। अब कंसेप्ट आएगा हमारा कंसिस्टेंसी का। तो भैया कंसिस्टेंसी का अगर वीडियो आपने नहीं देखा होगा, आई बटन में उसकी लिंक देके रखी है, उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया वहां पे कंसिस्टेंसी का विद एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखो कंसिस्टेंट कंसेप्ट क्या था कि एज सैंपल साइज इंक्रीजेस, मतलब एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर मैं n या सैंपल साइज को लार्ज कर दूंगा, इंफिनिटी बोला कहने का मतलब लार्ज कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या होती है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगी एस्टिमेटर की वो पैरामीटर के बराबर आना चाहिए। तो हमारे केस में हो गया था पहला कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर आ रही है। दूसरा जो वेरिएंस रहेगा वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेरिएंस ऑफ x बार निकालूंगा, है ना। अभी कितना रहा हमारा वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर बाय n आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर मैं यहाँ पे लिमिट ले लूंगा n टेंड्स टू इंफिनिटी, कहने का मतलब मैंने सैंपल साइज को बहुत लार्ज कर दिया, तो जो वेरिएंस ऑफ x बार है वो क्या आएगा, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, वेरिएंस ऑफ x बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाय n, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा जीरो क्यों होगा, क्योंकि भैया हमें फॉर्मूला पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर a बाय n होता है तो ये कितना हो जाता है यहाँ पे
जीरो हो जाता है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार अप्रोच कर रहा है जीरो को, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार म्यू के बराबर आ गई। कब? जब सैंपल साइज काफी लार्ज होगी। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो एक्स बार है, एक्स बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक है, तो जो एक्स बार है वो क्या रहेगा यहाँ पे? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर रहेगा किसका? म्यू का। ठीक है, तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो एक्स बार है वो क्या है यहाँ पे? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है किसका? म्यू का। ठीक है, अब अभी हमें ये नहीं पता, राइट, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे कि जो एक्स बार है वो क्या है? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू का। अब मुझे दूसरा भी एस्टिमेटर है। दूसरा एस्टिमेटर क्या है? अगर मैं दूसरा एस्टिमेटर को देखूं तो हमें जो दूसरा एस्टिमेटर है वो देखे रखा है यहाँ पे सैंपल मीडियन। अब मुझे ये भी प्रूफ करना है कि जो सैंपल मीडियन है वो भी क्या है? अनबायस्ड है और कंसिस्टेंट है। तो फिर हम दोनों में से कौन सा एस्टिमेटर सिलेक्ट करेंगे? अगर आपको और प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा है सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखेंगे सैंपल मीडियन को, क्या वो अनबायस्ड है, क्या वो कंसिस्टेंट है। लेट्स सी। तो हम चलते हैं अब सैंपल मीडियन की बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको सबको पता होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो अब मैं सेकंड बात कर रहा हूं यहाँ पे सैंपल मीडियन की। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पे क्या होता है? मीन और मीडियन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, मीन और मीडियन इक्वल होते हैं, सिमेट्रिक रहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वीडियो है, आई बटन में उसकी लिंक देके रखी है, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो उसमें मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मीन और मीडियन इक्वल है। तो बाय सिमेट्री से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी मीडियन की वो किसके बराबर आएगी? म्यू के बराबर आएगी। मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है सैंपल मीडियन की, एस्टिमेटर की, वो पॉपुलेशन मीन के या पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी तो मेरी ऐसे ही प्रूफ हो गई। ठीक है, सिमेट्री के थ्रू। सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी हमारी? सेकंड प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या रहेगी कि जो वेरिएंस रहेगा मीडियन का वो क्या रहता है? तो देखो, जो वेरिएंस है मीडियन का होता है वो होता है पाई सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एन। ठीक है, अब मेरा कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी प्रूफ करना है। तो कैसे करते हैं कंसिस्टेंसी प्रूफ? एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे ही मैंने एन की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करी तो क्या होगा? अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है मीडियन की, है ना, वो किसके बराबर आ गई? यहाँ पे म्यू के बराबर आ गई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन इक्वल्स, सॉरी, सैंपल मीडियन इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन आ गया है। ठीक है, अनबायस्डनेस तो हो गया है। दूसरा आपको क्या देखना है यहाँ पे कि जो वेरिएंस रहेगा, अब मैं लिमिट ले रहा हूँ यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो वेरिएंस की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, जो वेरिएंस की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो वेरिएंस ऑफ मीडियन है वो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा? पाई सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n। तो अगेन ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वापस से हमारा फॉर्मूला जो हमने लिखा था आपको याद होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे a बाय n की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये वापस 0 हो गया। अब वेरिएंस ऑफ मीडियन 0 हो गया, मतलब जो वेरिएंस रहेगा एस्टिमेटर का 0 हो गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू एस्टिमेटर की पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा सैंपल मीडियन है, सैंपल मीडियन है वो भी क्या रहेगा? इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक है, किसका? ऑफ म्यू। तो सैंपल मीडियन भी क्या हो गया यहाँ पे? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो गया किसका? म्यू का। ठीक है, अब दोनों एस्टिमेटर सैंपल मीन और सैंपल मीडियन अनबायस भी है और कंसिस्टेंट भी है। तो आप इन दोनों में से कौन सा एस्टिमेटर सिलेक्ट करोगे, कौन सा एस्टिमेटर सही रहेगा, है ना, कौन सा एस्टिमेटर गुड रहेगा? तो हम तो बता नहीं सकते क्योंकि दोनों ही अनबायस, दोनों ही कंसिस्टेंट है। तो उस केस में अब हमारी तीसरी एप्लीकेशन काम आएगी जो हमने अभी पढ़ी है, इफिशिएंसी, राइट। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों एस्टिमेटर का वेरिएंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हम वेरिएंस, हमें पता है क्या है दोनों एस्टिमेटर का, तो मैं दोनों एस्टिमेटर का वेरिएंस लिख रहा हूं यहाँ पे। ध्यान से देखिए आप लोग कि भाई दोनों एस्टिमेटर अगर मैं वेरिएंस लिखूं तो सैंपल मीन जो था, सैंपल मीन जो एस्टिमेटर था x बार, उसका हमने जो वेरिएंस फाइंड आउट करा था, है ना, आप देख सकते हैं, तो कितना आया था वो? सिग्मा स्क्वायर बाय n आया था। ठीक है, और जो सैंपल मीडियन था, जो सैंपल मीडियन था उसका हमने जो वेरिएंस देखा था, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीडियन, वो कितना था? पाई सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n।
ठीक है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ पाई बाय 2, तो पाई होता है 3.14, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा 1.57, और ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय एन। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों का वेरिएंस अगर कंपेयर करूं, अब मैं अगर दोनों का वेरिएंस कंपेयर करूंगा तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो ये हो रहा है वेरिएंस ऑफ एक्स बार, ये कितना आ गया यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाय एन, ये आ गया अपना वेरिएंस ऑफ मीडियन, ये कितना आ गया यहाँ पे 1.5, ठीक है, ये आ गया 1.57 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर बाय एन आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो क्या हो रहा है कि जो वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन है और वेरिएंस ऑफ सैंपल मीडियन है, तो दोनों में से कौन सा वेरिएंस छोटा आ रहा है, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में से सैंपल मीन का जो वेरिएंस है वो कम आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्स बार है, जो सैंपल मीन है वो क्या है, इज इफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है, इज इफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, ठीक है, इज इफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, कारण क्या है यहाँ पे, क्योंकि वेरिएंस जो आ रहा है हमारा सैंपल मीन का वो क्या आ रहा है यहाँ पे, सैंपल मीन का जो वेरिएंस है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, कम आ रहा है, किससे, सैंपल मीडियन के वेरिएंस से। इसलिए क्या हो जाएगा, जो सैंपल मीन है वो क्या रहेगा, इफिशिएंट एस्टिमेटर रहेगा पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू का। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, इस एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई दो एस्टिमेटर है और दोनों के दोनों एस्टिमेटर, देखो मैं यहाँ स्टार्टिंग में ले चलते हैं हम यहाँ पे, यस, दो एस्टिमेटर है और दोनों के दोनों एस्टिमेटर अनबायस्ड है और साथ में कंसिस्टेंट भी है, तो कैसे निकालोगे, बेस्ट एस्टिमेटर, तो हमने एफिशिएंसी निकाला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन में क्या देख रखा है आपको यहाँ पे, यस, तो क्वेश्चन में देख रखा है कि रैंडम सैंपल लिया अपन ने 5 ऑब्जर्वेशन का, है ना, नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया और उसका मीन अननोन था। कंसीडर द फॉलोइंग एस्टिमेटर टू एस्टिमेट म्यू, तो मुझे क्या करना है, कुछ एस्टिमेटर देखना है जो एस्टिमेट करेंगे म्यू को। तो पहला एस्टिमेटर T1 हो गया, इस तरीके से देके रखा है, सेकंड एस्टिमेटर T2 दे दिया और थर्ड एस्टिमेटर आपको T3 दे दिया है। T3 में ध्यान रखना है, पे लैम्बडा देके रखा है, ठीक है, ये लैम्बडा वाली टर्म देके रखी है T3 में। आपको क्या बोला है कि यहाँ पे लैम्बडा ऐसा देके रखा है कि जो T3 है वो क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का, तो आपको लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना है पहला। दूसरा आपको ये बताना है कि T1 T2 अनबायस्ड है कि नहीं है, और उसके बाद आपको गिविंग रीजन देना है कि कौन सा एस्टिमेटर बेस्ट रहेगा अमंग T1 T2 और T3। ठीक है, तो आपको T1 T2 अनबायस्ड प्रूफ करना है, T3 ऑलरेडी आपको अनबायस्ड देके रखा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सारे के सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रॉ ऑन करेगा सैंपल। इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर मेरी नॉर्मल पॉपुलेशन है, इसका मीन म्यू है और वेरिएंस यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, देखे नहीं रखा है, बड़ा मानते हैं सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, अब इससे मैं जो भी सैंपल लूंगा, ठीक है, तो मैंने कौन कौन सैंपल लिए, x1 x2 x3 x4 और जैसे फॉर एग्जांपल x5, ये सारे सैंपल लिए। अब इन सभी सैंपल की अगर मैं बात करूं जनरल वे में, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी इन सभी xi की, x1 x2 xn की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू हो जाएगी। और अगर मैं वेरिएंस की बात करूंगा, वेरिएंस ऑफ xi, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, और i की वैल्यू कहां से कहां तक वरी करेगी, 1 से लेके 5 तक। ठीक है, x1 x2 अप टू x5। तो ये सारे के सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल लिए गए हैं, इसलिए इन सभी की एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू रहेगी और वेरिएंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब मैं पहला एस्टिमेटर जो है T1 उसको प्रूफ करूंगा कि वो अनबायस्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो T1 क्या देकर रखा आपको, x1 से लेके x5 तक सम है, डिवाइडेड बाय 5 है। तो पहले हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि जो T1 एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड है कि नहीं है। ठीक, तो T1 आपको दिया है यहाँ पे, पहली बात हम करें यहाँ पे फर्स्ट, तो T1 इक्वल्स टू क्या देकर रखा था आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5, राइट। अब इसकी अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको, इन सबको मैं xi लिख सकता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, इन सबको क्या लिखता हूं मैं, टोटल ऑफ i असाइन 1 to 5, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे xi डिवाइडेड बाय 5 होगा इस तरीके से। तो अब मैं निकालूंगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टोटल ऑफ i असाइन 1 to 5, राइट, और ये कितना हो जाएगा, xi डिवाइडेड बाय 5, तो 1/5 बाहर जाएगा, टोटल ऑफ i असाइन 1 to 5, ठीक है, टोटल ऑफ i असाइन 1 to 5 होगा ये, इसको फिर से लिख देते हैं, और ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi।
अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई कितना है यहाँ पे, म्यू दे के रखा है, तो ये हो जाएगा म्यू, ठीक, तो ये हो जाएगा 1/5 टाइम्स म्यू। अब यहाँ पे मैं कितनी बार जोड़ रहा हूँ, 1 से लेके 5 तक, 5 टाइम जोड़ रहा हूँ, तो कितना लिख देंगे इसको मैं, 5 टाइम म्यू, तो 5 से 5 कैंसिल कर देना, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 है वो कितनी आ गई, म्यू आ गई। अब इसका मतलब आप सभी को पता है कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कितनी आ रही है यहाँ पे, T1 की म्यू के बराबर आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जो T1 है वो क्या है यहाँ पे, अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का, ठीक है, तो T1 अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ये प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है कि T2 है क्या वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है कि नहीं है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो T2 क्या देख रखा आपको, x1 + x2/2 + x3, ठीक। तो अब इसको हम प्रूफ करते हैं, तो देखिए T2 को मैं लिख देता हूं फटाफट, क्या देख रखा है आपको, तो सेकंड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि T2 क्या अनबायस्ड है कि नहीं है, तो T2 आपको देख रखा है यहाँ पे x1 + x2 / 2 + x3। इसका एक्सपेक्टेशन हम निकाले तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 इक्वल्स टू, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशन, तो ये कितना होगा 1/2 और पहले ब्रैकेट में ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 + एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, ठीक है, और प्लस ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 अलग जाएगा, ठीक। अब इन सभी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू म्यू आएगी क्योंकि सारे के सारे सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी म्यू आएगा, ये भी म्यू होगा और ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे म्यू हो जाएगा, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 टाइम्स 2 म्यू प्लस म्यू, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू प्लस म्यू कितना हो जाएगा 2 म्यू। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 है, अब आप खुद ही बता दीजिए कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 है वो आ रही है 2 म्यू, जो कि क्लियरली म्यू के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू म्यू। इसका मतलब क्या होगा, T2 इज बायस्ड एस्टिमेटर, जो T2 है वो कैसा एस्टिमेटर है यहाँ पे भैया, बायस्ड एस्टिमेटर है, किसका, ऑफ म्यू का, ठीक है, T2 यहाँ पे बायस्ड एस्टिमेटर है। तो T2 का काम तो खत्म हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, T3 की बात करेंगे। अब देखो T3 आपको अनबायस्ड दे के रखा है, म्यू का एस्टिमेटर, आपको यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना है। तो T3 क्या दिया है, 2x1 + x2 + लैम्बडा x3/3, ठीक है। तो इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे थर्ड वाला, कि आपको क्या दे के रखा है, T3 अनबायस्ड एस्टिमेटर दे के रखा है, ठीक है, थर्ड वाले में T3 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T3 इक्वल्स टू म्यू, ये आपको गिवन है, ठीक है। T3 क्या देकर रखा है आपको, T3 आपको देकर रखा है यहाँ पे 2x1 + x2 + लैम्बडा x3 / 3। एक बार चेक कर लेते हैं डिवाइड में 3 है कि नहीं है, तो 2x1 + x2 / 3, यस 3 है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यस, अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन निकालूंगा, तो चलो क्या आएगा एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ T3, तो 1/3 को बाहर लिख दो, डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूं, तो कितना होगा ये 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस लैम्बडा टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x3, ठीक है। अब ये सभी एक्सपेक्टेशन x1 x2 की जगह आपको म्यू लिखना है, क्योंकि सारे के सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल लिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा ये 1/3, ये हो जाएगा 2 टाइम म्यू, फिर प्लस म्यू प्लस लैम्बडा टाइम म्यू होगा। ऑलरेडी आपको दे के रखा है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ T3 है वो म्यू के बराबर है, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग, म्यू लिख देंगे। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा ये 3 म्यू, और इधर कितना बचेगा 2 म्यू प्लस म्यू, ये भी हो गया 3 म्यू प्लस लैम्बडा टाइम म्यू, तो 3 म्यू कैंसिल हो गया, तो लैम्बडा म्यू इक्वल्स टू 0 बचा। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 0 आ गई है, ठीक है। तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 0, तो हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना थी, वो कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, नेक्स्ट बोला है कि इन सभी एस्टिमेटर का, है ना, इनमें से कौन सा एस्टिमेटर बेस्ट रहेगा, T1 T2 T3 में से। अब देखो T2 तो बायस्ड है,
तो उसमें हम वेरिएंस निकालने की जरूरत ही नहीं हो, तो बायस एस्टिमेटर है तो उसमें वेरिएंस निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको T1 और T3 का वेरिएंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे T1 T3 का वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। मैं T1 के सामने वेरिएंस फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा आपको सिंपल रहेगा समझने में। तो देखो अब मुझे वेरिएंस फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे हम वेरिएंस, बहुत सिंपल है, वेरिएंस ऑफ T1। तो आप लोग बहुत इजीली देख सकते हो वेरिएंस ऑफ T1 क्या होगा कि इसी पे मुझे वेरिएंस लगाना है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, वेरिएंस ऑफ ये होगा टोटल ऑफ xi असाइन 1 to 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 स्क्वायर और हो जाएगा टोटल ऑफ i असाइन 1 to 5 और ये लग जाएगा वेरिएंस ऑफ xi। अब वेरिएंस ऑफ xi कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 स्क्वायर टाइम्स, यहाँ मैं लिखूंगा सिग्मा स्क्वायर। अब मैं कितनी बार जोड़ रहा हूँ इसको, 5 टाइम जोड़ रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 5 सिग्मा स्क्वायर। एक 5 से एक 5 कैंसिल करना है, तो कितना आ जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर बाय 5। ये किसका वेरिएंस आ गया, ये आ गया T1 का वेरिएंस, ठीक है। ये वेरिएंस जो निकाला ये आ गया अपना T1 का वेरिएंस आ गया, ठीक है। अब ये T1 का वेरिएंस आ गया, ठीक। इसको चाहे तो आप इक्वेशन में नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे इक्वेशन नाम नहीं दे रहा हूँ। ये T1 का वेरिएंस आ गया। AC मुझे क्या करना है नेक्स्ट, अब मुझे नेक्स्ट फाइंड करना है T2 का वेरिएंस, बट T2 तो बायस्ड है तो मैं इसका वेरिएंस नहीं निकाल रहा हूँ, जरूरत नहीं है हमको निकालने की, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, T3 का वेरिएंस निकालेंगे। अब देखो जब मैं T3 का वेरिएंस फाइंड करूंगा तो जो एस्टिमेटेड T3 आपको देके रखा है, ठीक है, जो एस्टिमेटेड T3 आपको देके रखा है सामने लिखा हुआ है, लैम्बडा की वैल्यू 0 रख देना यहाँ पे, है ना। तो लैम्बडा की जगह आपने 0 रखा, क्योंकि लैम्बडा अपना 0 फाइंड आउट हुआ था, तो यहाँ पे जो T3 है वो कितना बचेगा, है ना, इस चीज से देख रहा हूँ मैं, लैम्बडा की वैल्यू 0 आई थी, 0 पुटअप कर दो, तो T3 कितना बचेगा, 2x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका जब मैं वेरिएंस फाइंड करूंगा T3 का, तो ये कितना जाएगा, मैं डायरेक्ट वेरिएंस लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3 भी अपना पूरे इस पे वेरिएंस लगेगा तो 3 का स्क्वायर भी होगा, ठीक। आपको प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी वेरिएंस ऑफ ax कितना होता है, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं वेरिएंस निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 सिग्मा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9। तो अब मैं यहाँ पे वेरिएंस की बात करूँ T3 के, तो जो T3 का वेरिएंस है वो कितना हो जाएगा 5/9 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा वेरिएंस ऑफ T3। अब तुम इसको यहाँ पे देखोगे कि भैया वेरिएंस ऑफ क्या T3 और वेरिएंस ऑफ अगर मैं देखूं यहाँ पे T1 अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या होगा, तो वेरिएंस ऑफ T3 आ रहा 5/9 सिग्मा स्क्वायर और जो वेरिएंस ऑफ T1 है वो आ रहा सिग्मा स्क्वायर बाय 5। तो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं किसका वेरिएंस स्मॉल है, T1 और T3 में से। कोई बताएगा इसमें तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं जब तक मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो आप आगे वीडियो के साथ बढ़ जाइए। तो वेरिएंस ऑफ अगर मैं T3 और T1 देखूँ तो मैं एंड में लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो वेरिएंस है यहाँ पे T1 का कितना आया था हमारा सिग्मा स्क्वायर बाय 5 आया था, राइट। और जो वेरिएंस ऑफ T3 है वो आया था यहाँ पे 5/9 सिग्मा स्क्वायर। तो इसको एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे जिसका कंपैरिजन करने में हेल्प रहेगी। वेरिएंस ऑफ T1 ये आया था सिग्मा स्क्वायर बाय 5, ठीक है, और जो वेरिएंस ऑफ T3 है लिखा हुआ है ये कितना आया था, ये आया था 5/9 सिग्मा स्क्वायर। तो किसका वेरिएंस कम आ रहा है, क्लियरली दिख रहा होगा आपको, ये 1/5 है और ये 5/9 है, तो ये 0.55 कुछ आएगा। और जब मैं करूँगा यहाँ पे 1/5 तो ये 0.20 कुछ आ रहा है। तो आप देख सकते हो किसका वेरिएंस कम आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वेरिएंस ऑफ T1 कम आ रहा है क्लियरली। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि जो वेरिएंस ऑफ T1 है वो छोटा आ रहा है किससे, वेरिएंस ऑफ T3 से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 क्या है, T1 इज इफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है, T1 इज इफिशिएंट अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सफिशिएंसी। तो सफिशिएंसी में देखिए बहुत सिंपल सा मैंने एक डायग्राम बना के रखा है यहाँ पे। तो ये अपना थीटा कैप रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको एक बैक ऑफ डेटा देके रखा है, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे लिखा है स्टैटिस्टिक थीटा, बीच में मैंने लिखा है ऑल इन्फॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है।
हम पूरा का पूरा डेटा क्यों एनालाइज करें जब एक ही नंबर से आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो वो जो एक नंबर रहेगा वो रहेगा मेरा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। अब वो कैसे रहेगा, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, बहुत सारा डेटा है पॉपुलेशन पैरामीटर का। अब उसमें से आपने क्या करा, एक ऐसा स्टैटिस्टिक सिलेक्ट करा या ऐसा एक सैंपल का फंक्शन सिलेक्ट करा जो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, पूरे बैग ऑफ डेटा के बारे में। तो वो जो सिंगल स्टैटिस्टिक या सिंगल नंबर रहेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। मतलब अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन लूज नहीं हो रही है पॉपुलेशन पैरामीटर की, जब आप क्या कर रहे हो, सैंपल स्टैटिस्टिक्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाऊंगा, पहले कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं आपको। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई फ्रूट्स है ना, तो फ्रूट्स क्या हो गए, हमारे पास रॉ डेटा हो गए। अब उस फ्रूट से आपने क्या कर लिया, जूस बना लिया। तो जूस में क्या हो गया, सारी इंफॉर्मेशन आ गई, जो सारे इसके इंग्रेडिएंट्स थे फ्रूट के वो आ गए, राइट। तो यहाँ पे जो जूस है वो क्या हो गया, हमारा सैंपल का फंक्शन या स्टैटिस्टिक्स हो गया। और जो फ्रूट्स था, ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा रॉ डेटा हो गया। अब जूस के अंदर में सारी इंफॉर्मेशन हो गई फ्रूट के बारे में, राइट। तो जो जूस रहेगा वो क्या हो गया, मेरा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। तो ये अदर देन स्टैटिस्टिक्स एग्जांपल था। तो आइए इसके हम देखते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सिंपल तरीके से, स्टैटिस्टिक्स सफिशिएंट, ठीक है, इफ इट कंटेन, जो मैंने आपको अभी बताया, ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सैंपल अबाउट द पैरामीटर, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है या सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना रहेगा यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखना रहेगा कि जो भी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स रहेगा, ठीक है, जो भी हमारा रहेगा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक या सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है, वो उसका मतलब क्या रहेगा, ऑल इन्फो या ऑल इंफॉर्मेशन इन वन सैंपल स्टैटिस्टिक, ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल सैंपल स्टैटिस्टिक्स में कंटेन करेगा, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में। तो मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, अगर मैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं किसका, सैंपल फंक्शन का, उसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूं। तो पहला पार्ट क्या रहेगा, जिसमें स्टैटिस्टिक रहेगा और थीटा रहेगा। थीटा का मतलब ध्यान रखना, थीटा का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे हमारा पैरामीटर, ठीक है, थीटा रहेगा पैरामीटर। और स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या रहेगा, हमारा सैंपल का फंक्शन या एस्टिमेटर जो हम बोलते हैं। और दूसरे पार्ट में क्या रहेगा, अ पार्ट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द थीटा। तो एक पार्ट में थीटा आएगा, एक पार्ट में स्टैटिस्टिक्स और थीटा दोनों आएंगे, ठीक है, और एक पार्ट में थीटा नहीं आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, स्टैटिस्टिक्स को सफिशिएंट बोलूंगा, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है, ये जो लिखा है हमने, इस थ्योरम को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। सपोज करो मेरे पास कोई जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है सैंपल वैल्यूज का x1 x2 अप टू xn, है ना, और मेरे पास यहाँ पे मेरा पैरामीटर कितना है, थीटा है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, g ऑफ, ये हो जाएगा मेरा t ऑफ x, ठीक है, ये हो गया मेरा सैंपल का फंक्शन, कॉमा मेरा पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ x, ठीक। अब यहाँ पे जो gt ऑफ x है ये क्या हो गया, मेरा एक फैक्टर हो गया। अब इस फैक्टर में क्या हो रहा है, इस फैक्टर में स्टैटिस्टिक्स भी आ रहा है और पैरामीटर थीटा भी आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरा फैक्टर है उस फैक्टर में वो क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसमें कोई थीटा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब भी अगर मुझे सफिशिएंसी प्रूफ करना है ना, किसी फंक्शन की या किसी पीडीएफ की या पीएमएफ की, तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, आप यूज करेंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम का। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना, उसको क्या करना है, आपको दो फैक्टर में डिवाइड करना रहेगा। एक फैक्टर में क्या आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स और थीटा आएगा, और दूसरे फैक्टर में क्या रहेगा, कोई थीटा नहीं रहेगा। मतलब जो दूसरा फैक्टर है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन का रेंज या डोमेन रहेगा वो भी थीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा f ऑफ x इक्वल्स टू 1/a, ठीक है, और यहाँ पे जो x की रेंज है वो अपन मान लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है, a माइनस थीटा से लेके a प्लस थीटा तक की रेंज है। तो ये मेरा सफिशिएंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो x है वो डिपेंड कर रहा है, x का जो डोमेन है वो डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, ठीक है। तो ये भी मेरा सफिशिएंट नहीं कहलाएगा। क्लियर। तो हम देखते हैं आगे, एक तरीका और लिखा है मैंने डेफिनेशन का, तो अपन उस तरीके को भी देख लेते हैं। यहाँ पे याद करने का तरीका, आप किस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। तो क्या बोला है, कोई स्टैटिस्टिक्स t है, exists such that the joint distribution of the sample can be expressed as the product of two factor। तो वो एक में क्या जाएगा, अपना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा टी का, और थीटा कंटेन करेगा, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा रहेगा, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे बताया है।
तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी हमें स्टैटिस्टिक्स प्रूफ करना है, सफिशिएंसी प्रूफ करना है, तो सिंपल लॉजिक लगाना है, फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल में इसका यूज हम। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या देके रखा है यहाँ पे कि शो दैट इन एस्टिमेटिंग फॉर द पैरामीटर लैम्बडा इन द पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर लैम्बडा। तो आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, क्या शो करना है कि अगर मैं पैरामीटर लैम्बडा को एस्टिमेट कर रहा हूँ पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो एक्स बार क्या रहेगा, मेरा सफिशिएंट एस्टिमेटर रहेगा लैम्बडा का। तो सबसे पहले आपको पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ पता रहना चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पता रहना चाहिए। तो देखिए जो पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्बडा लैम्बडा टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, और x की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक मूव करती है। पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, उसके लिंक मैंने आई बटन में दे के रखी है। अगर आपको पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा है, पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन दिया सिंगल वेरिएबल के लिए। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, मुझे पैरामीटर लैम्बडा को एस्टिमेट करना है, तो भैया मैं सिंगल सैंपल फंक्शन तो लूंगा नहीं, मैं लूंगा जॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास जो पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज करो इसी फॉर्मूले को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं x इक्वल्स टू एक्स आई के लिए, ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू एक्स आई के लिए एक्सटेंड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा सब्मिशन ऑफ, ठीक है, आई एस साइन 1 2, अब ये वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 टू इंफिनिटी, और यहां पे आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्बडा लैम्बडा टू द पावर एक्स आई डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एक्स आई फैक्टोरियल। ठीक है, ये बनेगी वैल्यू हमारी। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना रहेगा यहाँ पे सैंपल फंक्शन। ठीक है, अब आप निकालोगे यहाँ पे सैंपल फंक्शन। तो जो सैंपल फंक्शन आप निकालोगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए किस तरीके से निकालेंगे हम यहाँ पे। जो सैंपल फंक्शन रहेगा हमारा, तो उसको हम फाइंड करेंगे L ऑफ x1 x2 अप टू L ऑफ x1 x2 अप टू xn कॉमा। अब देखो यहाँ पे थीटा, थीटा मतलब हमारा क्या होगा, यहाँ पे पैरामीटर होगा। तो हमारा पैरामीटर क्या देकर रखा है यहाँ पे, लैम्बडा देकर रखा है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे लैम्बडा इक्वल्स टू, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, वो सिंपल सा तरीका है। मुझे क्या करना है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, देखो मैंने सम के फॉर्म में ऑलरेडी लिख दिया है। आप चाहे तो मैं इसको इंडिविजुअली करके दिखा सकता हूँ, डायरेक्ट आप ये भी यहाँ कैसा कैसा लिख सकते हैं। तो इंडिविजुअली करूंगा तो एक बार आप x की जगह x1 रखेंगे, एक बार x2 रखेंगे, ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक चलेगा ये। तो अपन n तक करते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखते हैं अपन, e की पावर माइनस लैम्बडा लैम्बडा की पावर x1 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, x1 का फैक्टोरियल। फिर ऐसे मल्टीप्लाई में नेक्स्ट टर्म क्या आएगी यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। फिर वैसे ही अगर हम देखें तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, e की पावर माइनस लैम्बडा लैम्बडा की पावर x2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अपना x2 फैक्टोरियल। और अगर इसी में मल्टीप्लाई करते गया तो nth टर्म क्या आएगी, e की पावर माइनस लैम्बडा लैम्बडा की पावर xn डिवाइडेड बाय xn का फैक्टोरियल। ध्यान रखना हम यहाँ पे n साइज का सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं e की पावर माइनस लैम्बडा को मल्टीप्लाई करूंगा n टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस n लैम्बडा, होगा इस तरीके से। फिर वैसे ही लैम्बडा की बेस सेम है यहाँ पे, अगर बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्बडा की पावर ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस अप टू ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस xn। ठीक है, ये बनेगा। अब डिवीजन में क्या होगा, x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, x1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय x2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे और अप टू ये जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय xn फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसको अपन क्या करते हैं आगे। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो मैंने फंक्शन लिखा है इसको अपने को दो फैक्टर में डिवाइड करना है। तो दो फैक्टर में डिवाइड करना है तो ट्रिक क्या रहेगी यहाँ पे, सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ e की पावर माइनस n लैम्बडा और लैम्बडा की पावर। अब ये देखो x1 से लेके xn तक जोड़ूंगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, टोटल ऑफ xi, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक लिख सकते हैं। फिर इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया और मल्टीप्लाई में सेकेंड ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 1 अपॉन x1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय x2 फैक्टोरियल, ऐसे मल्टीप्लाई करता रहूंगा टिल xn फैक्टोरियल। राइट, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे पता है कि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x बार इक्वल्स टू टोटल ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, होता है ऐसा। तो टोटल ऑफ xi की वैल्यू कितनी होगी, n टाइम x बार। तो यहाँ पे जो टोटल ऑफ xi लिखा है उसकी जगह मैं कितना लिख दूंगा, n इंटू
एक्स बार लिख दूंगा, क्योंकि टोटल ऑफ एक्स आई कितना हो जाएगा, एन इंटू एक्स बार हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, ई की पावर माइनस एन लैम्बडा, और ये हो जाएगा लैम्बडा की पावर एन इंटू एक्स बार, ठीक है। और मल्टीप्लाई में ये क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन, या टर्म ऐसी कैसी आ जाएगी यहाँ पे x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल, और ऐसी मल्टीप्लाई करते हुए अप टू आएगा ये xn फैक्टोरियल, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे सैंपल फंक्शन था x1 x2 अप टू xn कॉमा लैम्बडा, इसको मैंने दो फैक्टर में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इसको अगर मैंने दो फैक्टर में डिवाइड कर दिया है तो ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूं यहाँ पे आपको, कि अगर ये दो फैक्टर में डिवाइड हो गया है, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना रहेगा, फैक्टराइजेशन थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अप्लाई करूंगा फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे अपन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम, तो यहाँ हम लिखते हैं बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब आप चेक करो यहाँ पे फैक्टराइजेशन थ्योरम से क्या ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसमें एक पार्ट में क्या हो रहा है हमारा एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर आएगा, और दूसरा जो फैक्टर है वो पैरामीटर्स जो दूसरा फैक्टर है वो हमारा पैरामीटर से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या है, लैम्बडा है, ठीक है। ध्यान देना, मैं इसको अलग तरीके से अलग कलर से लिख देता हूँ कि जो यहाँ पे हमारा पैरामीटर है वो पैरामीटर क्या आ रहा है, यहाँ पे लैम्बडा आ रहा है, ठीक है। तो ये लैम्बडा का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे पैरामीटर, और एक्स बार क्या है यहाँ पे, एक्स बार हमारा एस्टिमेटर है, ठीक है। इसको मैं एस्टिमेटर भी बोल सकता हूँ, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सैंपल का फंक्शन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इस तरीके को मैंने लिखा है यहाँ पे x1 x2 अप टू xn कॉमा लैम्बडा। अब पहले फैक्टर में क्या हो रहा है, पैरामीटर आ रहा है और एस्टिमेटर आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, g ऑफ, ठीक है। हमने वहां पे tx लिखा था, तो tx का मतलब क्या रहेगा, मेरा सैंपल का फंक्शन जो कितना आ रहा है यहाँ पे x बार आ रहा है, ठीक है, कॉमा, फिर लिखा था मैंने थीटा, तो थीटा का मतलब क्या होता है हमारा पैरामीटर, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है मेरा, लैम्बडा, पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर, ठीक है। तो एक फैक्टर में क्या हो गया मेरा, एस्टिमेटर और पैरामीटर का फंक्शन आ गया, ये सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर का मल्टीप्लाइड बाय दूसरा जो फैक्टर रहेगा h ऑफ x। अब इसको आप देखें ध्यान से, तो ये केवल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो सेकंड फैक्टर है वो केवल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टराइजेशन थ्योरम से हमने क्या करा है, यहाँ पे जो पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल फंक्शन था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट में पैरामीटर और सैंपल फंक्शन आएगा और दूसरे पार्ट में कोई पैरामीटर नहीं आ रहा, मतलब जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है यहाँ पे पैरामीटर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर हमने वहां लिखा था कि जो t ऑफ x है वो क्या रहेगा, हमारा सफिशिएंट एस्टिमेटर रहेगा थीटा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उस केस में कि जो x बार है ना, t ऑफ x के गए, x बार इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ लैम्बडा, दैट्स इट, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको x बार पता है पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, तो वो सफिशिएंट एस्टिमेटर है किसके लिए, लैम्बडा के लिए, ठीक है। आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो हमने जो फैक्टराइजेशन थ्योरम लिख दी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्स आई कॉमा थीटा लिखा था हमने, और फिर हमने लिखा था वहाँ पे g ऑफ t ऑफ x जो सैंपल का फंक्शन था कॉमा थीटा, और मल्टीप्लाई में था यहाँ पे हमारा h ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा था। तो उस केस में क्या बोलते थे हम, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो जो t ऑफ x रहता है वो क्या रहता है, इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, वो रहता है हमारा सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है, वो रहेगा हमारा सफिशिएंट एस्टिमेटर किसका, ऑफ पैरामीटर थीटा, ठीक। तो अगर ये क्वेश्चन में कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है यहाँ पे कि सफिशिएंसी को प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने बता दिया है, इसको आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वाला भी। तो इसमें आपको क्या बोल के रखा है यहाँ पे कि x1 x2 xn क्या देके रखा है आपको यहाँ पे, IID रैंडम वेरिएबल देके रखे हैं विथ PDF f ऑफ x कॉमा थीटा, थीटा x की पावर क्या लिखा है यहाँ पे आपको, x की पावर लिखा है थीटा -1, और x की रेंज है 0 से लेकर 1 तक, थीटा ग्रेटर देन 0 है। तो हमें क्या शो करना है कि t इक्वल्स टू प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ, है ना, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ i असाइन 1 to n xi, ये क्या है सफिशिएंट है किसका, थीटा का, ठीक है। मतलब x1 x2 xn तक अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको मैंने स्टैटिस्टिक्स t नाम दे दिया है, वो क्या रहेगा सफिशिएंट रहेगा किसके लिए, थीटा के लिए। तो वापस ध्यान रखना थीटा मेरा क्या रहेगा यहाँ पे पैरामीटर रहेगा, और ये जो प्रोडक्ट आ रहा है
ये प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा सैंपल फंक्शन स्टैटिस्टिक, या इसको हम बोल सकते हैं एस्टिमेटर। ठीक है, तो अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जो एफ ऑफ एक्स कॉमा थीटा आपको क्या देकर रखा है, तो आपको क्या देकर रखा है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा थीटा, ये आपको देकर रखा है थीटा इंटू एक्स की पावर थीटा माइनस 1। एक्स की रेंज आपको दी 0 से लेके 1 तक। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहली स्टेप में आप इसको बनाओगे सैंपल फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो जो सैंपल फंक्शन रहेगा तो कैसा बनेगा हमारा सैंपल फंक्शन, अभी हमने देखा था कि एल ऑफ x1 x2 अप टू xn कॉमा थीटा, यहाँ पे थीटा ही पैरामीटर इसलिए मैं थीटा का यूज कर रहा हूँ, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा थीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रेंज आपको दी है कंटिन्यूअस। पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी x की वैल्यू फाइनाइट थी, डिस्क्रीट थी 0 1 2 3, इसलिए अपन ने वहां पे सबमिशन यूज किया था। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ i असाइन 1 to n, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा f ऑफ xi कॉमा थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको अपन शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं, आप चाहते हो इसको एक्सपांडेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ i असाइन 1 to n, ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा xi की पावर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब फिर से वही लॉजिक कि अगर मैं थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा एन टाइम तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मतलब वही है, आप आई की जगह 1 रख दो, तो थीटा इंटू x1 की पावर थीटा माइनस 1, थीटा इंटू x2 की पावर थीटा माइनस 1, 1 2 3 अप टू n तक वैल्यू रखना है। अब देखो थीटा का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एन टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा की पावर n हो जाएगा, होगा इस तरीके से। दूसरा, ये चीज ऐसी की ऐसी आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ i असाइन 1 to n, ये हो जाएगा xi की पावर थीटा माइनस 1। ठीक है, बनेगा इस तरीके से। अब क्या करना है ध्यान आपको कि यार ये प्रोडक्ट ऑफ xi की पावर थीटा माइनस 1 है, इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, है ना, और मैं किस तरीके से इसको लिख सकता हूं, इसको मैं शॉर्ट में लिख के हाईलाइट कर देता हूं पहले यहाँ पे xi कॉमा थीटा, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको अपन हाईलाइट करके कोई इक्वेशन नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि t का मतलब क्या था, वापस अपन चलते t पे, तो t आपको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ xi दिया हुआ था, तो हमने क्या मान लिया कि हमने मान लिया कि जो हमारा स्टैटिस्टिक था t, ठीक है, तो हमने मान लिया t का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ i असाइन 1 to n xi। ठीक, अब मैं आपसे एक सिंपल सा साइड में शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है, आपको कहते हैं यहाँ पे कि t का मतलब क्या था, t का मतलब था यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ i असाइन 1 to n, और ये था xi। तो हमारे पास जो फंक्शन l था वो हमने कैसे लिखा था, थीटा की पावर n, और ये लिखा था अपन ने प्रोडक्ट ऑफ i असाइन 1 to n, और ये लिखा था xi थीटा माइनस 1। अच्छा, मैं इसको थोड़ा एक्सपांडेबल फॉर्म में बताता हूँ जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x1 की पावर थीटा माइनस 1, फिर ऐसे लिख सकता हूँ क्या x2 की पावर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई में, और ऐसे मल्टीप्लाई करके xn की पावर थीटा माइनस 1। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसा। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैंने इसको ऐसा लिखा थीटा की पावर n, अब यहाँ पे x1 x2 xn है, सभी की बेस अलग अलग है मगर पावर सेम है, तो मैं क्या पावर कॉमन कर सकता हूँ, तो कर सकते हैं कॉमन। हम क्या करेंगे यहाँ पे x1 मल्टीप्लाई x2, ठीक है, और ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई करते हुए क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई अप टू, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई अप टू xn। ठीक है, और सारे की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, थीटा माइनस 1। ठीक है, अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लॉजिक क्या रहेगा यहाँ पे, ये हो गया मेरा वापस से प्रोडक्ट ऑफ xi, और होल पावर क्या हो जाएगी, थीटा माइनस 1 हो जाएगी। कहने का मतलब है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, l इक्वल्स टू थीटा की पावर n प्रोडक्ट ऑफ i असाइन 1 to n, और ये हो जाएगा xi, और पूरे की पावर हो जाएगी थीटा माइनस 1। बन सकता है इस तरीके से, ये आप नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए अपन देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ xi, इसको मैंने t माना है। अब इस t को मैं यहाँ रख रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, इसको l ऑफ xi कॉमा थीटा, जो मैंने अभी आपको रफ वर्क में बताया था, ये हो जाएगा थीटा की पावर n। अब ये प्रोडक्ट है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो मैंने अभी साइड में लिखा हुआ है कि ये हो जाएगा
प्रोडक्ट ऑफ आई असाइन 1 to n और ये हो जाएगा एक्स आई पूरे की पावर थीटा माइनस 1 बनेगा इस तरीके से। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो ये तो भैया टी हो जाएगा मेरा, तो इसको मैं वापस टी के फॉर्म में लिख देता हूँ, थीटा की पावर n थीटा की पावर n और मल्टीप्लाई में क्या होगा टी की पावर थीटा माइनस 1। तो वापस वही क्वेश्चन आ गया हमारा कि क्या हमारा जो सैंपल फंक्शन है क्या वो उसको मैं फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ। तो बेशक कर सकते हैं यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज़। अब हम देखते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज़ हम किस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए ये आ गया मेरा एक सैंपल फंक्शन। अब इसको अपन ट्रैक करेंगे कि क्या इस सैंपल फंक्शन को हम लोग दो फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो सोचते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए नॉर्मली हम क्या लिखते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम में, एल ऑफ एक्स आई कॉमा थीटा, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे जी ऑफ टी ऑफ एक्स कॉमा थीटा और मल्टीप्लाई में लिखते हैं एच ऑफ एक्स। ये हमारी फैक्टराइजेशन थ्योरम होती है। तो बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम अगर हम देखें तो हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखो, जो हमारा फंक्शन देके रखा है एल ऑफ एक्स आई कॉमा थीटा, थीटा की पावर n डिवाइड मल्टीप्लाई में टी की पावर थीटा माइनस 1। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो मेरा स्टेटिस्टिक क्या है यहाँ पे टी है, जो सैंपल फंक्शन है टी है, और पैरामीटर क्या है थीटा है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा जो पहला फंक्शन है वो तो ऐसा कैसे ही आ गया। अब एक तो हो गया मेरा प्रोडक्ट है ना, जिसमें क्या हो रहा है थीटा भी आ रहा है और सैंपल फंक्शन भी आ रहा है, मतलब पैरामीटर भी आ रहा है और एस्टिमेटर भी आ रहा है। मल्टीप्लाई में यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अच्छा मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो x की रेंज आपको स्टार्ट में दी थी वो 0 से लेके 1 तक है, तो मैं मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया मेरा g ऑफ टी ऑफ एक्स कॉमा थीटा, लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पे। और ये जो 1 है ये हो गया जो हमारा h ऑफ x रहता है, ठीक है, जो हमारा h ऑफ x रहेगा ये हो गया 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो सैंपल फंक्शन था उसको दो फैक्टर में डिवाइड कर दिया है। एक फैक्टर में क्या हो रहा है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, दूसरे फैक्टर में कोई पैरामीटर नहीं आ रहा है, थीटा नहीं आ रहा है, केवल x का फंक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो t रहेगा, देयरफॉर जो हमारा t रहेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स रहेगा, है ना, जो t रहेगा देयरफॉर t। अब t का मतलब क्या था, हमने लिखा था आगे प्रोडक्ट ऑफ आई असाइन 1 to n एक्स आई, ये क्या रहेगा इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। अच्छा इसमें हमारा पैरामीटर क्या था, इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर पैरामीटर थीटा, ठीक है, पैरामीटर तो हमारा थीटा। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बताया था बहुत सिंपल सा कंसिस्टेंसी के बारे में, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा हम एक डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये म्यू, ये मेरा हो गया पॉपुलेशन मीन, जो क्या रहेगा यहाँ पे पैरामीटर रहेगा, ठीक है। ये पॉपुलेशन मीन है और ये क्या हो गया यहाँ पे पैरामीटर हो गया, ठीक। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सैंपल का फंक्शन लिया, मैंने यहाँ पे एक सैंपल का फंक्शन लिया जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ से फॉर एग्जांपल एक्स बार। अब ये एक्स बार क्या हो गया, ये हो गया मेरा एस्टिमेटर, ठीक है, ये एक्स बार हो गया यहाँ पे एस्टिमेटर। अब मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पे कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर मैं देखा जाऊँ जो वेरिएशन है ना, तो इन दोनों के बीच का जो वेरिएशन आ रहा है वो काफी ज्यादा आ रहा है। अभी सपोज कीजिए यहाँ पे इस डायग्राम में जो मैंने सैंपल साइज ली है, सैंपल साइज वो कैसी है, यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है, मतलब जो n रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे स्मॉल रहेगा। अब n स्मॉल है तो मेरा जो एस्टिमेटर और पैरामीटर उसके बीच में वेरिएशन काफी ज्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर मैं सैंपल साइज को बढ़ाऊंगा तो ये वेरिएशन क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक। तो हमने क्या करा यहाँ पे एक और डायग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एक और डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे सेम तरीके से। तो ये हो गया मेरा म्यू पैरामीटर। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, सैंपल साइज को बढ़ा दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सैंपल साइज को बढ़ाया तो कंसेप्ट क्या हुआ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या करा हमने सैंपल साइज से फॉर एग्जांपल n क्या करें हमने लार्ज ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सैंपल साइज लार्ज ली तो पैरामीटर और एस्टिमेटर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया, मतलब जो वेरिएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या हो गया यहाँ पे कम हो गया। अब वेरिएशन स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा, अगर मैं सैंपल साइज और लार्ज लूंगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं सैंपल साइज बढ़ाऊंगा तो जो मेरा एस्टिमेटर है वो पैरामीटर के और क्लोज होते जाएगा, और उस केस में क्या होगा कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगी हमारे एस्टिमेटर की, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी पैरामीटर के
बराबर, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर के पैरामीटर के बराबर आएगी। दूसरा केस जो वेरिएंस रहेगा, ठीक है, जो वेरिएंस रहेगा एस्टिमेटर का, ठीक, वो किसके क्लोज जाएगा, वो जीरो के क्लोज जाएगा। मतलब जो वेरिएशन रहेगा एस्टिमेटर का वो क्लोज टू जीरो होगा। कब होगा, जब जो सैंपल साइज n है वो क्या होगी, काफी लार्ज होगी, है ना। n सैंपल साइज n क्या रहेगी यहाँ पे, काफी लार्ज रहेगी। तो उस केस में क्या होगा, जो वेरिएंस रहेगा एस्टिमेटर का वो क्लोज टू जीरो रहेगा। और यही मेरा कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी का। तो आइए अब मैं इसकी डेफिनेशन दिखाता हूं आपको। कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, आपको बहुत इजीली अब क्लियर हो जाएगी। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन में, कि अगर सपोज करो मेरे पास कोई एस्टिमेटर है Tn, तो ये सैंपल का फंक्शन हो गया, ऑफ ए पैरामीटर थीटा, ये पॉपुलेशन का पैरामीटर हो गया। उसको मैं कंसिस्टेंट कब बोलूंगा, कि जब एस्टिमेटर किसको अप्रोच करेगा, पैरामीटर टी को अप्रोच करेगा इन प्रोबेबिलिटी। कब, जब सैंपल साइज क्या रहेगा, काफी लार्ज रहेगा। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, कि अगर मैं यहां पे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और मैं डिफरेंस किसके बीच में निकालूंगा, एस्टिमेटर Tn और पैरामीटर थीटा के बीच में, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। यहां पे एप्सिलॉन एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। और जब मैं इसकी लिमिट लूंगा n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब जब सैंपल साइज काफी लार्ज रहेगा, तो ये जो एस्टिमेटर है, ठीक है, और ये जो पैरामीटर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो किसी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से बहुत छोटा रहेगा। इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 100% रहेगी। मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्लोज टू जीरो रहेगा। इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 100% या 1 रहेगी, ठीक है, जब n किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लिमिट अगर n टेंड्स टू अप्रोच कर रही इंफिनिटी को, तो जो प्रोबेबिलिटी रहेगी किसके बीच का डिफरेंस रहेगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस एस्टिमेटर और पैरामीटर के बीच का, वो क्या रहेगा, किसी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से बड़ा रहेगा, ठीक है, एप्सिलॉन से बड़ा रहेगा इन दोनों का डिफरेंस। उसके होने के चांसेस क्या रहेंगे, क्लोज टू जीरो रहेंगे, ठीक है। मतलब ये 100%, सॉरी ये 0% है कि इन दोनों का डिफरेंस किसी स्मॉल पॉजिटिव नंबर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, अगर मैं ज्यादा सैंपल साइज लूंगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या रहेगा यहाँ पे, अगर आप सैंपल साइज को बढ़ाओगे तो जो भी मेरा एस्टिमेटर है वो क्या करेगा, पैरामीटर के पास पहुंच जाएगा, पैरामीटर के क्लोज रहेगा। तो यही कंसेप्ट रहता है हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ एस्टिमेटर का। क्लियर। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम यहां पे देखेंगे कंसिस्टेंसी को प्रूफ करते कैसे हैं। तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको प्रूफ करना है कि भैया कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं यहां पे कि सपोज करो Tn क्या है, यहां पे एस्टिमेटर हो गया, ठीक है, ये सैंपल का फंक्शन हो गया, और थीटा क्या हो गया यहां पे, सपोज करो पैरामीटर हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि जो Tn है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर रहेगा पैरामीटर थीटा का कि नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना रहेगा कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है Tn की, ठीक है, वो किसके बराबर रहेगी, थीटा के बराबर रहेगी। मतलब आपको अनबायसनेस प्रूफ करना रहेगा कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू एस्टिमेटर की वो पैरामीटर के बराबर है, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको प्रूफ करना रहेगा कि जो वेरिएंस रहेगा Tn का, ठीक है, वो किसको अप्रोच करेगा, वो जीरो को अप्रोच करेगा। कब अप्रोच करेगा, जब सैंपल साइज n किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो n यहां पे सैंपल साइज है, ये होगी लार्ज, तो जो वेरिएंस रहेगा एस्टिमेटर का वो किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, सफिशिएंट कंडीशन बोलता हूं, ठीक है, इसी को मैं बोलता हूं सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको एस्टिमेटर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर प्रूफ करना है तो ये दोनों चीजें आपको प्रूफ करना रहेगी, ठीक है। तो आइए अपन न्यूमेरिकल लिखिए सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, जो मैंने आपको भी बताया था कि अगर Tn क्या है, सपोज करो सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर है, तो Tn क्या रहेगा, मेरा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर रहेगा किसका, गामा थीटा का। अब गामा थीटा का यहाँ पे पैरामीटर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Tn है वो अप्रोच करेगी गामा थीटा को, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Tn क्या रहेगी, पैरामीटर के बराबर हो जाएगी जब n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। और जो वेरिएंस रहेगा एस्टिमेटर का वो जीरो को अप्रोच करेगा, कब, जब सैंपल साइज हमारा काफी बड़ा रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं न्यूमेरिकल। तो यहां पे जो आपको पहला न्यूमेरिकल आपको देकर रखा, वो क्या दिया है, प्रूव दैट द सैंपल मीन इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। अब आपको यहां पे प्रूफ करना है कि जो सैंपल मीन है वो क्या है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है किसका, पॉपुलेशन मीन का। क्लियर। अब इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा कि आपको क्या बोला, सैंपल मीन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या अज्यूम कर लेंगे कि
xi, जैसे मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं, अगर मैंने अलग अलग सैंपल लिए x1 x2 xn, उसको मैं इन जनरल xi बोल रहा हूं, वो फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब अगर मुझे ये देखना है कि जो सैंपल मीन है, जिसको मैं बोलूंगा x बार, ठीक, अब जो सैंपल मीन है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो यहाँ पे मीन कितना होगा, म्यू होगा, और इसका जो वेरिएंस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाय एन हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कि जो सैंपल मीन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विथ मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन, तो वीडियो आप जरूर देखना, आई बटन में मैंने उसकी लिंक देकर रखी है, तो पूरा कंसेप्ट वहां देकर रखा कि होता कैसे है, ठीक। अब हमें क्या करना रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले मुझे ये हो गया मेरा सैंपल मीन। अब देखिए, सबसे पहले यहां पे प्रूफ करूंगा कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है एक्स बार की, ठीक, वो किसके बराबर आना चाहिए, म्यू के बराबर आना चाहिए, पैरामीटर के बराबर आना चाहिए। तो उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि भैया जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार है वो म्यू हो गई यहाँ पे, और जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार है वो कितना देके रखा है आपको, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाय एन देके रखा है, ठीक। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स बार डायरेक्टली म्यू के बराबर आ रहा है, अगर आपको प्रूफ करना है तो आप वो प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ कर सकते हो यहाँ पे कि भैया एक्स बार का मतलब क्या होगा, टोटल ऑफ एक्स आई अपॉन एन, ऑलरेडी हम देख चुके प्रीवियस वीडियो में, मैं एक बार बता दूं आपको कि टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टोटल ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपॉन एन को बाहर कर देंगे हम, तो क्या बचेगा, ये टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई, ठीक है, और यहाँ आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक रहेगी। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई है वो म्यू के बराबर रहेगा, क्योंकि एक्स आई फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 1 अपॉन एन टाइम्स, ठीक है, यहाँ हो जाएगा म्यू, और इसका मैं सम कर रहा हूं, कितनी बार करूंगा, n टाइम सम करूंगा, तो ये हो जाएगा n टाइम म्यू, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल म्यू बचेगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार वो किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे म्यू के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये पहली कंडीशन मेरी प्रूफ हो गई है, ठीक। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन प्रूफ करना है, तो सेकंड कंडीशन प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन प्रूफ करना है वेरिएंस के बारे में, तो वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, उसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब उसको हम प्रूफ कैसे करना है, तो देखो अब यहां पे आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स बार, ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार कितना देकर रखा हम लोगों को, सिग्मा स्क्वायर बाय एन देकर रखा है, ठीक। अब अगर मैं सपोज कीजिए कि अगर मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी करता हूं, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब n की वैल्यू में काफी लार्ज कर दूंगा, कहने का मतलब है अगर मैं यहां पे लूंगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और मैं यहां पे वेरिएंस ऑफ x बार निकालूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहां पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वेरिएंस ऑफ एक्स बार की वैल्यू कितनी है, सिग्मा स्क्वायर बाय एन, और जब मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा तो 1 अपॉन एन कितना होता है, 0 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा कि लिमिट अगर मैं करता हूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी a बाय एन, तो ये कितना हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे 0 हो जाता है। तो जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार है, जब मैं सैंपल साइज काफी बढ़ा दूंगा तो वो कितना हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, कहने का मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने सैंपल साइज n क्या कर दी, यहां पे काफी लार्ज कर दिए। तो इसको आप लिखोगे कैसे एंड में आप इसको लिखोगे कैसे, कि बहुत सिंपल से तरीके से लिखना है आपको कि एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार ये पैरामीटर के बराबर हो गई, एस्टिमेटर की वैल्यू पैरामीटर के बराबर हो गई। दूसरा जो वेरिएंस ऑफ x बार है वो 0 के बराबर हो गया, या 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x बार इज क्या रहेगा, यहाँ पे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ठीक है। x बार क्या रहेगा, यहाँ पे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर रहेगा, किसका, ऑफ म्यू, मतलब जो सैंपल मीन है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा, किसका, पॉपुलेशन मीन का, फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि x1 x2 xn, ठीक, आपको बोला है कि x1 x2 xn क्या रैंडम सैंपल है, फॉर्म है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, विथ पैरामीटर p,
तो हमें क्या शो करना है कि जो एस्टिमेटर है x बार इंटू 1 माइनस एक्स बार वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है p इंटू 1 माइनस पी का। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, एस्टिमेटर को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कि जो हमारा एस्टिमेटर इसको अपन ऐसा लिखते हैं, टोटल ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन देन 1 माइनस टोटल ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। ये क्या रहेगा, इस कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ठीक है, किसका, ऑफ p इंटू 1 माइनस पी। क्लियर। अब ध्यान करना है आपको कि जो x1 x2 xn है वो किसको फॉलो कर रहा है, बर्नौली को फॉलो कर रहा है। अब अगर मैं इनका सम कर दूंगा तो वो किसको फॉलो करेगा, वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, राइट, क्योंकि मैं उसका सम कर रहा हूं 1 से लेके n तक। ठीक, अब ध्यान के रखना है आपको कि भैया बर्नौली को फॉलो कर रहा है तो इसकी दो वैल्यू रहेगी 1 या 0। तो 1 रहेगा विथ प्रोबेबिलिटी p और 0 रहेगा विथ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p। तो देखो लिखने का तरीका क्या रहेगा यहाँ पे कि अगर x1 x2 xn फॉलो कर रहा है बर्नौली को, तो जो टोटल ऑफ एक्स आई रहेगा, अगर मैं रैंडम वेरिएबल का सम कर दूंगा 1 से लेके n तक, तो ये फॉलो करेगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को और उसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n p हो जाएगा। ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद पैरामीटर n p। अब इसको बार बार टोटल ऑफ एक्स आई लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं कोई नाम दे देता हूं। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, यहाँ पे इसको मैंने एक t नाम दे दिया। ठीक है, t एक एस्टिमेटर का नाम दे दिया है। अब मुझे आप लोगों को पता होगा कि अगर ये t है तो ये फॉलो कर रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो अगर मैं इसका मीन निकालूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t निकालूंगा, तो वो कितनी हो जाएगी। तो हमें पता है बायनोमियल का मीन कितना होता है, n टाइम p। अगर आपको नहीं पता है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो भी अपलोडेड है, आई बटन में उसकी लिंक देख रखी है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर मेरे को वेरिएंस निकालना है t का, तो वेरिएंस ऑफ t कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n p और मल्टीप्लाई में q आएगा। ठीक है, आप q लिख दीजिए या 1 माइनस पी, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा मेरा वेरिएंस ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि जो यहाँ पे t इंटू 1 माइनस टी है वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर रहेगा, पैरामीटर p इंटू 1 माइनस p का। तो देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार निकाल लेंगे यहाँ पे, मतलब टोटल ऑफ एक्स आई अपॉन एन, या है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, इसको मैं सिलेक्ट करके हटा देता हूं यहां से, और इस प्रॉपर्टी को मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये यूज होगा इसका जब हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे यहां पे, ये हो गया वेरिएंस ऑफ t। अब मुझे क्या प्रूफ करना रहेगा, सबसे पहले कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार। ठीक है, अब x बार का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टोटल ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय n, क्योंकि हमें एस्टिमेटर लेके चलना है। ठीक, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था, ये हो जाएगा 1 अपॉन n। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होगा, टोटल ऑफ आई असाइन 1 टू n, और ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई। अब ध्यान देना है आपको कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई है उसका मीन कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या मैं इसको शॉर्ट बता देता हूं। ऑलरेडी हमने लिख चुका है कि टोटल ऑफ एक्स आई क्या होता है, टी होता है ना, तो आप इसको डायरेक्ट टी लिख दो तो इजी हो जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको अपन डायरेक्टली शॉर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये ज्यादा इजी रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एन बाहर आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी। ऑलरेडी हमने लिख दिया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी कितना होता है, n टाइम p होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n मल्टीप्लाई में n टाइम p। तो ये n और n क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये p के बराबर आ गया। कहने का मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार है वो किसके बराबर आ गई, p के बराबर आ गई। और p क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना रहेगा, तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको बोलेंगे क्या, x बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, x बार क्या है यहाँ पे, अनबायस्ड एस्टिमेटर है, किसका, पैरामीटर p का, ऑफ पैरामीटर p। ठीक है, अब एक चीज ये हो गई। नेक्स्ट हमें क्या करना रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है, अब हम प्रूफ करेंगे वेरिएंस ऑफ x बार निकालेंगे। ठीक है, तो जब मैं वेरिएंस ऑफ x बार निकालूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से जरा, कि वेरिएंस ऑफ x बार। ठीक, अब मुझे पता है कि भैया वेरिएंस ऑफ x बार मुझे निकालना है, तो x बार का मतलब क्या था, मैं उसको लिख देता हूं। तो वेरिएंस ऑफ क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, टोटल ऑफ एक्स आई असाइन 1 टू n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब टोटल ऑफ एक्स आई ऑलरेडी टी हम अज्यूम कर चुके थे, आपने देखा था आगे वाले स्टेप में, ऊपर स्टेप में। तो ये कितना हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ टी
ठीक है, डिवाइडेड बाय n। ठीक, अब आपको वेरिएंस की प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं 1/n कांस्टेंट इसको बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, n² बाहर आएगा, 1/n²। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे 1/n² मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, ये वेरिएंस ऑफ t रहेगा। ध्यान देना, प्रॉपर्टी में लिख देता हूं कि अगर प्रॉपर्टी रहती है वेरिएंस ऑफ a इंटू एक्स तो a² बाहर आता है और हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, वेरिएंस ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है वेरिएंस की। अब वेरिएंस ऑफ t ऑलरेडी कितना देकर रखा है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है npq देकर रखा है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे 1/n² मल्टीप्लाई में npq। ठीक है, तो एक n से एक n कैंसिल हो गया, तो जो वेरिएंस है वो कितना आ जाएगा, p इंटू क्यू डिवाइडेड बाय n। तो ये किसका वेरिएंस आ गया, ये वेरिएंस आ गया x बार का। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है आपको, ये x बार का वेरिएंस है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार हमारी p आ चुकी है, तो दो चीज हमारी हो चुकी है ना। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि अगर मैं सैंपल साइज बढ़ाऊंगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार तो p आ चुकी है और वेरिएंस ऑफ x बार 0 को जाना चाहिए, है ना। तो पहले हम लोग क्या प्रूफ करें कि x बार n बाय एस्टिमेटर है, पहले हम ये प्रूफ करेंगे, उसके बाद जो मल्टीप्लाई वाला था वो चीज प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैंने यहाँ पे इस चीज पे आ गया, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि as n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब जैसे ही मैंने n को इनफाइनाइट पे अप्रोच करा, मतलब सैंपल साइज बढ़ाई, तो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार ये तो p आ गई थी, है ना। अब मुझे क्या प्रूफ करना रहेगा कि जो वेरिएंस ऑफ x बार है कितना देकर रखा है आपको, pq डिवाइडेड बाय n। अब इसमें मैंने क्या करा, यहाँ पे लिमिट ले ली, तो क्या लिमिट ली मैंने, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, वेरिएंस के लिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ x बार, दैट इज क्या हो जाएगा, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा p टाइम्स q डिवाइडेड बाय n। अब वापस से वही फॉर्मूला लगाना है आपको, तो ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 0 आएगी। कौन सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a बाय n, ये कितना होता है, 0 होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये पूरी लिमिट क्या हो जाएगी, 0। कहने का मतलब जो वेरिएंस ऑफ x बार है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब वेरिएंस ऑफ x बार अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वेरिएंस ऑफ x बार अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर x बार क्या रहेगा, इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक है, x बार इज क्या रहेगा यहाँ पे, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ p। ठीक, तो मैंने अभी आधा ही क्वेश्चन प्रूफ करा है कि भैया x बार कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है p का। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद आप जो चीज लिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना कि यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, है ना। मैं आपको बता देता हूँ वो प्रॉपर्टी कहाँ लिखी है, यस ये प्रॉपर्टी लिखी है, मैं इसका यूज करूंगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या करते हैं, इसको अपन ड्रैग कर लेते हैं, तो इसको हमारे साथ हम नीचे टेबल में लिख लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। ठीक है, तो जहां पे इस प्रॉपर्टी का यूज है इसको बोलते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। काफी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और इसी के थ्रू आप क्या करोगे, जो प्रूफ करना है ना, वो चीज आप प्रूफ कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आप इसको समझ पाओ क्या लिखा है ये। ठीक है, तो ये इनवेरियंस प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें लिखा क्या है इन लोगों ने, तो यहां बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि अगर Tn क्या रहेगा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर रहेगा गामा थीटा का। गामा थीटा क्या यहाँ पे एक पैरामीटर है और Tn क्या मेरा एस्टिमेटर है, ऑलरेडी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने फंक्शन ले लिया साई ऑफ डॉट, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, साई ऑफ गामा थीटा। मतलब अगर साई क्या है, एक फंक्शन है आपके पैरामीटर का और वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन क्या होगा, साई ऑफ Tn क्या रहेगा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर रहेगा साई ऑफ गामा थीटा का। ठीक है, अब हमारे केस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि x बार मेरा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है किसका, p का। ये ऑलरेडी मैं प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है, अब मुझे ध्यान क्या देना है, अब मुझे ध्यान देना है ये कि अगर x बार कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है p का, तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऑल्सो क्या लिख सकते हैं हम इसको, टोटल ऑफ xi, फिर क्या था, अपॉन n, देन 1 माइनस जो स्टार्टिंग में हमारा एस्टिमेटर था वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं x बार लिख दूं और इसको लिख दूंगा 1 माइनस x बार। ठीक है, अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा x बार टाइम x बार स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन हो गया डिग्री 2 का। ठीक है, तो ये क्या होगा, इज अ
पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक, ये हो जाएगा मेरा पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ठीक, ये हो गया डिग्री 2 का पोलिनोमियल फंक्शन। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है, तो क्या देंगे, एंड इज अ, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हो गया मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। किसका हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन, एक्स बार का, क्योंकि पोलिनोमियल किस में है, ये एक्स बार में है। अब वही इनवेरियंस प्रॉपर्टी पढ़ लो, प्रूफ हो गया हमारा। तो हमने ऑलरेडी प्रूफ क्या कर चुके हैं, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जो एक्स बार है वो क्या है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, एक्स बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ किसका है, P का, और P मेरा पैरामीटर है। अब इस लाइन को पढ़ो पहली वाली को कि Tn अगर मेरा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है गामा थीटा का, ठीक है, और साई ऑफ गामा थीटा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि अगर x बार क्या है यहाँ पे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है P का, तो x बार देन 1 माइनस x बार, ठीक है, जो हमारा फंक्शन रहेगा, जो एस्टिमेटर रहेगा, इज, ये भी क्या रहेगा, ऑल्सो, ये फंक्शन हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑल्सो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ये भी क्या रहेगा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर रहेगा, किसका, P इंटू 1 माइनस P का, ठीक है। क्यों रहेगा, रीजन क्यों रहेगा, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये क्यों रहेगा, ये इसलिए रहेगा क्योंकि इनवेरियंस प्रॉपर्टी का हमने यहां पे यूज किया है, जो हमारी इनवेरियंस प्रॉपर्टी थी हमने उसका यूज किया है बाय, आपका लिख दोगे बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ठीक है। तो इसलिए जो x बार इंटू 1 माइनस x बार है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो गया, किसका, यहाँ पे P का, ठीक है। तो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आपको फिर से दिखा देता हूं यहाँ पे कि हमने करा क्या है स्टार्टिंग से, शॉर्ट में रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का, आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके भी ये चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, यस, तो यहाँ पे क्या बोला था आपको कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, ये हमारा एस्टिमेटर था जिसको हमें प्रूफ करना था कंसिस्टेंट है P इंटू 1 माइनस P का। तो x1 x2 xn बर्नौली को फॉलो कर रहे थे कि टोटल ऑफ xi फॉलो करेगा बाइनोमियल को विद पैरामीटर n, p, तो इनका मीन और वेरिएंस हमने लिख दिया था, है ना। फिर हमने क्या करा था कि पहले हमने x बार कंसिस्टेंट है ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार P के बराबर आ गई थी, एक चीज प्रूफ हो गई। फिर वेरिएंस ऑफ x बार हम लोगों ने निकाला और वो किसके बराबर आया था, PQ बाय n के बराबर आया था। अब मुझे कंसिस्टेंट प्रूफ करना था तो मैंने सैंपल साइज को लार्ज कर दिया, तो ऑलरेडी क्या हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार P के बराबर आ गई, बर्नौली के पैरामीटर के बराबर आ गई थी, और जो वेरिएंस ऑफ x बार था वो 0 के बराबर आ गया था, इसलिए x बार क्या हो गया था, मेरा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर P का हो गया था। फिर मैंने इनवेरियंस प्रॉपर्टी का यूज किया और क्या बताया कि जो मेरा एस्टिमेटर दे के रखा था वो क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन था यहाँ पे, ठीक है, डिग्री 2 का, और अगर वो पोलिनोमियल फंक्शन है तो वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा x बार का, क्योंकि x बार में ही वो पोलिनोमियल था। तो x बार ऑलरेडी कंसिस्टेंट हम प्रूफ कर चुके थे, तो इसलिए जो x बार का फंक्शन बनेगा वो भी क्या रहेगा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर रहेगा, किसके फंक्शन का, पैरामीटर के फंक्शन का, ठीक है। P इंटू 1 माइनस P भी एक पैरामीटर का फंक्शन है पोलिनोमियल, किससे प्रूफ करा हमने, बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी से।